अगर कोई क्रिकेट का मैच करवा दो आप कलकत्ता में, दिल्ली में, तो मैं कलकत्ता वालों के लिए रूट करूंगा, जबकि मैं पैदा दिल्ली का हूँ, लेकिन मेरे दोस्त सारे कलकत्ता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गीता को साथ में लेके चलते थे। गीता की कॉपी उनकी जेब में होती थी। प्लेन क्रैश के बाद भी नहीं मिली, और उसके बाद में उसी पे वो जब सोते थे रात को कहते बिस्तर के नीचे रखा डाला। ऐसे सुना कि ट्विटर में लिख दिया कि फेसबुक में कि साहब नेताजी की अस्थि, तेरे बोलने से अस्थि हो जाएगी क्या? नेताजी की सारी कहानी भारत के अंदर है, आपको उसको ढूंढने के लिए आपको रशिया जाने की जरूरत नहीं है। और 10 साल बाद उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये आदमी हमारे पास में था, इंटरोगेशन के टाइम में मार दिया हमने उसको। तो उन्होंने कहा कि किसी बंदे को वहाँ भेजते हैं जो पता लगा है। उन्होंने हमको स्पेसिफिकली बोला कि रिपोर्ट झूठी है, और मेरे को तो फ़ोन आया था कि डीएनए मैच कर, जो थ्योरी कोई सपने में राजी नहीं होगा मानने को, वो सच है। तो वो एक अलग कहानी है। तो ये वहाँ से बंगाली और तो वहाँ पे वो गए रिसर्चर वहाँ पे। तो उनको ये बातें उन लोगों ने बोली प्राइवेट में कि यार तो तुम्हारा आदमी यहाँ पे था, यहाँ तो फाइलें रिकॉर्ड हैं उसके बारे में। एक ने तो बोला कि मैंने देखा है, एक ग्रू बोलते हैं, रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस है ग्रू, जी ग्रू आर्काइव में मैंने रिकॉर्ड देखा। एक फॉर्मर फौजी ने बताया कि मैंने रिकॉर्ड देखा 1946 अक्टूबर का, जिसमें स्टालिन, विशिंस्की और मोलोटोव जो रशिया के टॉप लोग थे, वो डिस्कस कर रहे हैं कि सुभाष बोस के साथ क्या किया जाए, कि मरने के 1 साल बाद उसको, मतलब व्हाट टू डू विद हिम, व्हाटएवर इन व्हाटएवर कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट नो। ये बात एक रिटायर्ड आपको रशियन मिलिट्री ऑफिसर आपको बता रहा है। उसने बोला कि मैंने रशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस का आर्काइव, और ग्रू का आर्काइव बहुत ही अल्ट्रा सीक्रेट है। लोग केजीबी करते रहते हैं, लेकिन केजीबी तो बट गया ना। केजीबी तो आजकल एसवी दो भाग में बट गया है। फॉरेन इंटेलिजेंस का मेरे ख्याल से अलग हो गया, और एक डोमेस्टिक अलग हो गया। वो है, मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन दो अलग अलग हो गए। तो ये, लेकिन गुरु आज तक नहीं डिवाइड होता। गुरु तो अल्ट्रा सीक्रेट है, जैसे हमारे में एमआई एक अल्ट्रा सीक्रेट चीज़ है। सिर्फ आईबी रॉ नहीं, यहाँ पे और भी मिलिट्री मिलिट्री इंटेलिजेंस भी होती है, बहुत कुछ होता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि मैंने गुरु के आर्काइव में मैंने रिकॉर्ड देखे, और ये उसने गवर्नमेंट हमारे लोग को बताया। इनफैक्ट एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पे गया था। तो उस आर्काइव में क्या बोला, 87 का आर्काइव है वो? गुरु के आर्काइव में ये आदमी जो था, मेजर कलिस्निकोव, उसने अभी भी जीवित है, फ्रंट डिपार्टमेंट में चला गया था। कलिस्निकोव ने बोला कि, और उसने आकर ये रिपोर्ट उसने भारत के एमपी तक को बताई। ओके। ठीक है, और जिस एमपी को बताइए, बाद में एमपी मर गया वो। अब उसकी भी डेथ पे लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं कि वो एमपी जो बात की उसने लिख कौन के, सा एमपी? वो कोई है, चित्ता बसु नाम पे थे, बड़े अच्छा। सुभाष बोस को लेके बहुत बोलते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। अच्छा। तो लेकिन उस फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी अब ये ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष बोस ने बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक अनाथ बच्चा था। अच्छा। उसको नर्चर करने से पहले नेताजी गायब हो गए यहाँ से। ठीक है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो दूसरे लीडर थे, उनको पकड़ करके जेल में ले जा करके उनको मारा पीटा गया। वो निकलने के बाद वो किसी के वो थे नहीं। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक अनाथ बच्चे की तरह हो गया। 1950 दशक के शुरुआत में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उसको इन्फिल्ट्रेट किया। ओके। और इन्फिल्ट्रेट करके उसको डिवाइड करवा दिया। तो जो आजकल का फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये उसका कम्युनिस्ट ऑफशूट है। ये नेताजी का फॉरवर्ड ब्लॉक का ओरिजिनलिटी एसेंस इज गॉन। हाँ, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि वो उसमें तो कहते हैं जी हैमर सर्कल लगा हुआ है, तो नेताजी के फॉरवर्ड ब्लॉक में हैमर सर्कल नहीं था, वो कम्युनिस्ट नहीं थे। हाँ। जस्ट बिकॉज आपको सारे बंगाली कम्युनिस्ट मिल रहे हैं, तो सुभाष बोस कम्युनिस्ट हाँ, नहीं he था। was not a communist. He was not a communist, वो तो हिंदू धर्म को मानते थे, वो तो गीता साथ में लेके चल रहे हैं। नेताजी सुभाष गीता को साथ में, नेताजी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी गुमनाम बाबू की बात नहीं कर रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गीता को साथ में लेके चलते थे। गीता की कॉपी उनकी जेब में होती थी। प्लेन क्रैश के बाद भी नहीं मिली, और उसके बाद में उसी पे वो जब सोते थे रात को कहते बिस्तर के नीचे रखा लेते थे। ठीक है, और रोजरी की माला उनकी जेब में। ये सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ, नेताजी की। जो आईएनए में जो नॉन हिंदूज, उन्होंने भी ये बात बताई है। ठीक है, तो बंगाल में कितने, मुझे दिखा दो कितने पॉलिटिशियन बंगाल में जो गीता साथ लेके चलते हैं आज के दिन? आधों के जिम में तो वो कोई फॉरेन की मैगजीन होगी पढ़ने के लिए। तो ये पॉइंट ये कि वो उसमें इन्होंने ये किया। तो रशियन ने ये बोला, तो ये खबरें, इसमें से छोटी छोटी खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई। तो एक तरफ ये खबरें आ रही कि नेताजी रूस में हो सकते हैं, ये जो कहते हैं प्लेन क्रैश में मर गए, वो कहते हैं जी अस्थि लेकर आओ। तो इस जद्दोजहद के बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार का नुमाइंदा, जो अपने रक्षा मंत्री थे उस ज़माने में, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने बोल दिया कि बात करते करते ऐसा कोई जुमला दिया कि मैं नेताजी की अस्थि को लेकर आऊँगा, कि सरकार का स्टैंड था मर के प्लेन क्रैश में कि मैं हम लेकर आएंगे। तो जब ये बोला कि मैं हम लेकर के आएंगे, तो किसी ने जाकर के कलकत्ता हाईकोर्ट में केस ठोक दिया। ठीक है, कि पहले पता तो लगाओ अस्थि किसकी है, कैसे लेकर के आ जाओगे। ऐसे सुना कि ट्विटर में लिख दिया कि फेसबुक में कि साहब नेताजी की अस्थि है, तेरे बोलने से अस्थि हो जाएगी क्या? ऐसे एविडेंस तो छोटे मोटे जेब कतरे का भी नहीं माना जाएगा, निठारी में भी आपको साबित करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा नहीं, जज, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको मैं। ओके।
देयर मस्ट बी समथिंग देयर ना। सुप्रीम कोर्ट अगर चीफ जस्टिस ने वर्डिक्ट दिया, कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एविडेंस आपको नहीं, साबित उसका करना। पूरा एविडेंस था। आई थिंक सो देयर वर सम लूपहोल्स इन द व्हाटएवर, तो या कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, कुछ रीजन होंगे, मैंने हाँ पढ़ा नहीं तो हाँ मैं बोलूंगा नहीं, डेफिनेटली ऑब्वियसली होगा, बिकॉज अगर वाज वहाँ डेड डेफिनेटली बॉडीज मिली हैं तो ऑब्वियसली एंड ही कोई। आल्सो एक्सेप्टेड ऑफ ईटिंग 17 अब वो क्या देगा पुलिस, अब वो लीगल इश्यूज हैं कि पुलिस में स्टेटमेंट को कोर्ट में नहीं मानते वो लोग, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैं बोलूंगा इसके ऊपर। तो ये मैं वैसे भी मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ चीज़ का, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें जब वहाँ पे चली तो जब वो मुद्दा चला गया कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में। अब डोंट कंफ्यूज कलकत्ता हाई कोर्ट विद बंगाली कम्युनिटी। इट इज़ द चीफ जस्टिस इज दी वाज देन प्रभाशंकर मिश्रा जी। लोकल हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो स्टेट के नहीं होते, क्योंकि लोग ये बोलेंगे बंगाली जज ने फैसला दे दिया, सेंटिमेंटल होगा। वो सेंटिमेंटल तो खैर नहीं होगा कोई भी, और लेकिन ये तो वैसे ही बेचारे यूपी के थे, प्रभाशंकर मिश्रा जी। तो प्रभाशंकर मिश्रा ने, अब ये मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर से कोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो प्राइवेटली मुझे बात बोली है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो धमाल वाली बात है। तो कोर्ट के जजमेंट में ही लिखा है, देखिए ऐसा होता है ना कि जो गवर्नमेंट के जो ये वो लोग होते हैं ना, आपके स्पिन डॉक्टर्स जिनको कहते हैं आजकल, प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता, जो रात को आके टीवी में डिबेट करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं डिबेट करने में, दूसरे की इंसल्ट करने में, वटेवर, ये सब आप टीवी के चैनल में कर सकते हो। कोर्ट में ऐसे नहीं होता, कोर्ट में तो आपको एविडेंस चलेगा। तो वहाँ पे उस सरकारी वकील को जस्टिस मिश्रा ने घेर लिया कि तुम बताओ तुम्हारा स्टैंड क्या है। ये तो ये बड़े बड़े चालू किस्म के लोग हैं जी, उसने कहा था, इसने कहा, उसको इसको मार गोली, तू बता तेरा स्टैंड क्या है। दूसरों की बात, ये हमारे भारत के लोगों को बहुत बीमारी है, दूसरों पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, उसने ये किया, उसने किया, जापानियों ने ये कर दिया। जापानी को छोड़, तू अपनी बता पहले, तू क्या कर रहा था, है ना। दूसरों की बात छोड़ो, अपने पहले अपने अंदर झांक के देखो। नेताजी की सारी कहानी भारत के अंदर है, आपको उसको ढूंढने के लिए आपको रशिया जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का ये उनको, उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। सरकारी वकील ने ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोली कि प्लेन क्रैश की बात बोली जाती है, लेकिन उसमें जो एविडेंस है वो कंट्राडिक्टरी है, आई विटनेस अकाउंट कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं बहुत सारे उसके अंदर, ठीक है, और स्केची एविडेंस है। मतलब उसने बोला आई विटनेस अकाउंट सारा प्रॉब्लमेटिक है, तो कोर्ट ने कहा आप खुद एडमिट कर रहे हो कि प्रॉब्लम है, तो फिर इंक्वायरी करवा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को 97 में कोर्ट में माना कि इस केस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद में मुखर्जी कमीशन बन गया कोर्ट के ऑर्डर पे। कोर्ट के ऑर्डर पर मुखर्जी कमीशन बना, तो उस कमीशन के सामने सरकार का वकील था। सरकार और उस कमीशन के सामने जो गवर्नमेंट का जो व्यू रखा जाता है वो रखा गया साल 2005 की शुरुआत में। तब मनमोहन सिंह पावर में आ चुके थे काफ़ी महीने पहले, आप ब्लेम बीजेपी को नहीं ठोक सकते। उसने साफ बोला कि नहीं, प्लेन क्रैश की कहानी गलत है। उसके बाद जब कमीशन ने रिपोर्ट दे दी कि प्लेन क्रैश की कहानी गलत है, तो रातों रात पलटा मार के सरकार ने कहा जी वो तो मर गए प्लेन क्रैश में। ये केस अगर सुभाष चंद्र बोस का ना होता और किसी आतंकवादी का होता, इतना ज़बरदस्त फ्लिप फ्लॉप इन्होंने किया है। एक प्रशांत भूषण खड़ा होगा रात को 3 बजे और सुप्रीम कोर्ट इनको डंडा चढ़ा देगा होम मिनिस्ट्री को रातों रात, कि तुम लोग तो मुखर्जी के सामने कैसे बोल दिया तुम लोगों ने प्लेन क्रैश में नहीं मरे। कलकत्ता हाई कोर्ट में तुमने बोला प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है। अब तुम रातों रात तुमने पलटा मार के इतने इतने बड़े देश के मुद्दे पे तुम लोग इतनी गंदी राजनीति खेल रहे हो। बट हमारी किस्मत ख़राब है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जजेस को भी नहीं पता। प्रशांत भूषण हमको सपोर्ट करेंगे नहीं, हमारे को, हम तो लेफ्ट में है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आ रही कि क्योंकि लाइमलाइट में नहीं है, किसी को पता ही नहीं इस केस के बारे में, तो सरकार ओपन शट केस है। क्या मुझे इस बात का जवाब दो कि सरकार ने हाँ या ना में 97 में आपने कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था। मैं कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। दूसरा, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन है, मैं उसको वकील को भी जानता, सरकारी वकील ने बोला प्लेन क्रैश नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, जब 2005 की शुरुआत तक आप ये कह रहे हो कि प्लेन क्रैश की कहानी ठीक नहीं है, तो आपने जो पलटा मार के सपोर्ट किया है प्लेन क्रैश की थ्योरी को, उसका रीज़न बता दो, क्योंकि गवर्नमेंट की फाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ उन्होंने। गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया जी इसको रिजेक्ट कर दो रिपोर्ट को, ये हमारा शिवराज पाटिल जिसको बाद में रिजाइन करना पड़ा था। तो यहाँ इस तरह का ओपन शट केस आ रहा है। तो ये तो प्लेन क्रैश नहीं है। तो उसके बाद में मुखर्जी आयोग ने बोल दिया कि भाई रशिया में तो मुझे इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे। तो रशिया की जो कहानी का जो बेसिक जो समरी है, मैं आपको बहुत छोटा बता रहा हूँ केस में, वो ये है कि नेताजी रूस में थे या नहीं थे, इसका पता लगाने का एक ही तरीका, अगर आपको एविडेंस निकालना है, देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स विच आई थिंक आर क्रेडिबल बट यू लीव देम असाइड, इज टू आस्क रशियन गवर्नमेंट अबाउट इट। यू आस्क देम ना, उनकी एम्बेसी दिल्ली में बैठी है ना, एम्बेसडर रशिया में बैठा हुआ दिल्ली में, हमारे लंगोटिया दोस्त हैं सारे, हम उनसे सारे बम बम
गोला बारूद एक समय तो ऐसा था कि अगर रशिया से अगर गोला बारूद आना बंद हो जाएगा तो हमारे यहाँ महाभारत की तलवार निकल जाएगी, कि बनता कुछ था नहीं यहाँ पे, है ना। तलवारें और तीर कमान से लड़ाई लड़ेंगे जाकर, कि सारा माल रशिया का, ABCD रशिया, गोली रशिया की, जहाज भी रशिया का, वो भी रशिया का। फिर तुम्हारे लंगोटिया दोस्त हैं सारे, तुम काम उनसे पूछे करते हो, तुम नेताजी का पूछ लो उनसे देख करके, नहीं पूछा इन लोगों ने। तो वो प्रॉब्लम ही निकल के आ रही है कि एक बहुत पुराना गाना है, आपको नहीं पता होगा, बहुत पुराना है, 50s में गाना है तलत महमूद का, कि हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया, फासला दिल का मिटाया ना गया। अच्छा, पुराना गाना है, बहुत पुराना, 50s में गाना है, तलत महमूद थे, बहुत बड़े बजा सिंगर थे। देंगे पॉडकास्ट। हाँ, पॉडकास्ट में नहीं, आप लोग इसकी जनरेशन में समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ही पुराना गाना है, बहुत ओल्ड मतलब। ओके, मतलब क्या सेंस है उसका? उसका सेंस है कि हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया, हाँ, और फासला दिल का मिटाया ना गया, कि ना हम उनसे पूछते हैं ढंग से, ना मैं हम वो उनको हमें बताते बता हैं। रहे हैं। आप तो ढंग से पूछो, आपने पूछा है लेकिन आपने ढंग से नहीं पूछा उनसे। हम्म, ये पूछने के तरीके हैं, मैं पूरे पॉडकास्ट करने को तैयार हूँ कि विदेश की गवर्नमेंट से कैसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे पूछते हैं बता थोड़ा, आप उनको उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे आप पढ़े थे सबके नहीं, कुछ। एक आदमी था जिसका नाम था, मतलब एक आपको बहुत बेसिक चीज़ है, राहुल वॉलनबर्ग। 1945 में वॉलनबर्ग ही वाज वर्किंग इन द स्वीडिश मिशन इन बुडापेस्ट। ओके। उसकी कहानी बहुत सुभाष बोस से मिलती जुलती है। तो सन 45 में खबर आती कि राहुल वॉलनबर्ग जो है उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कार का। बाद में खबर आती कि नहीं, वो एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसको तो रशियन उठा के ले गए, उसको सोवियत रशिया वाले। तो जैसे ही खबर ये स्वीडन में पहुंचती है, और स्वीडन जो है मेरे ख्याल से हरियाणा से छोटा होगा साइज में, छोटा सा कंट्री है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो वो जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे, तो उसको खबर पहुंची, और उसका फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का जो फर्क है, उससे पैसे का नहीं है, इंटेलिजेंस कनेक्शन, सेंसिबिलिटी का भी है। हम लोग यहाँ पे लठमार कंट्री हैं, वहाँ पे वो रिस्पेक्ट देते हैं इंसान, ह्यूमन राइट नाम की। यहाँ तो चिड़िया कौन थी किसी को पता नहीं, ह्यूमन राइट कौन सी चिड़िया होती है। तो वहाँ पे और लोगों में घटियापन नहीं, जितना घटियापन यहाँ पर है। तो वहाँ पे जैसे ही स्वीडन के लोगों को मालूम चला कि वहाँ पे खबर है कि वो नहीं मरा है, उसको उठा के ले गए हैं और शायद साइबेरिया में कहीं बंद कर दिया उसको, तो उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन वो सीधा पहुँच गए प्रधानमंत्री के पास में कि भाई वो तुम्हारा हमारी एम्बेसी का एम्प्लॉय था, उसका पता लगाओ। उसके स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन खड़काया अपने एम्बेसडर को, ठीक है, और उसको बोला जाके सीधा स्टालिन से बात कर इस केस के बारे में। तो वो जाके मिला स्टालिन से। स्टालिन कहता अच्छा क्या नाम बताया, स्पेलिंग बताना उसके, ये सब रिकॉर्ड्स हैं, मैं रिकॉर्ड के बेस पे कह रहा हूँ। स्टालिन ने भी नोटिंग लिया, अच्छा वॉलनबर्ग, हाँ पता लगाते हैं, क्या नाम बताया उसका आपने, किया। इसे कहते हैं सेंसिबल अप्रोच कि यू वट ये एम्बेसडर किस लिए बैठा हमारा वहाँ, ये नाच गाने के प्रोग्राम कराने के लिए? हमारी एम्बेसी किस लिए खोल रखी है उन्होंने रशिया के अंदर? एम्बेसडर का काम वहाँ पे क्या, वो जो नाच गाने के प्रोग्राम करवाने के लिए? वो रशियन फॉरेन ऑफिस से मिलते नहीं है क्या? तो इनके मुंह में, इनके जवान मुंह में थी नहीं लोग के, इन्होंने नहीं पूछा। एक आदमी ने इनको बोला था, एक पार्टी हुई थी, आज पंडित जी का जन्मदिन है, तो पार्टी हुई थी, पार्टी में एक विदेश मंत्रालय का आदमी बैठा था, ठीक है, उसने गवाही दी है कमीशन में आकर के। उसने कहा जी मैं पार्टी में था दिल्ली में, वहाँ रूस का एम्बेसडर बैठा हुआ था, पंडित जी भी थे। मैंने पंडित जी बोला, पंडित जी जाके बात करो ना रशिया के एम्बेसडर से सुभाष बोस के बारे में। पंडित जी क्या बोलते हैं, तुम क्या चंडू खाने की बातें करते हो? चंडू खाना मतलब, चंडू खाना इज ए डेन ऑफ ओपियम एडिक्ट, जो ओपियम अफीम चीज जहाँ बैठे होते हैं ना, वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उसको कहते हैं चंडू खाना। तो मतलब ये जो इस बारे में बात करते हैं अफीम कंज्यूम करने तुम टाइम, क्या चंडू खाने वाली बातें कर रहे हो, ये पंडित जी के शब्द थे। वो मना कर दी, मैं बात नहीं करूंगा उससे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि उसमें ये भारत का एटीट्यूड था उसके पे। नहीं, इस एटीट्यूड से तो लग रहा है कि सच में इन्वॉल्व होंगे वो किसी चीज में। हमने अप्रोच ही नहीं किया वहाँ पे। तो ये अच्छा, ये इन्होंने अप्रोच कर दिया उनसे, ठीक है। हाँ। स्टालिन ने वो बोला जी अच्छा जी स्पेलिंग बताओ नाम के करके। रशिया ने स्टेटमेंट इशू किया उसके बाद में कि हमने अपने रिकॉर्ड चेक कर लिए, वॉलनबर्ग नाम का कोई भी आदमी हमारे पास में नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन है ये, सब रिकॉर्ड चेक कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब वहाँ पे उसकी माँ और बहन, छोड़ना बहन उसकी अभी भी मेरे ख्याल से लड़ रही है, अभी 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 2-4 साल पहले तक तो, ठीक है। तो वो पीछे पड़ गए, कहते जी ये तो हमें खबरें आ रही हैं वो रूस, अब कोई उसमें लीगल एविडेंस कुछ नहीं था। जैसे नेताजी के बारे में केस थी कि 1950-55 में एक जर्मन आदमी जो साइबेरिया के जेलों में बंद था, वो क्योंकि 1955-56 में बहुत से कैदियों को छोड़ा गया था, जर्मनी कैदियों को बाय रशियंस। तो वो गए, तो वो बर्लिन में गया, उसने जाके नेताजी की वाइफ को बोला कि मैंने सुना था कि तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ जेल में बंदा है वहाँ पे रशिया में,
तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, लीगल नहीं है। वो भी हमें भी बहुत बाद में मालूम चला कि हियरसे पे बोला गया। लेकिन झूठ बोलने का मोटिव क्या है? कोई आदमी, जर्मनी का आदमी रशिया में बंद है जेल में, और वो 10 साल बाद छूटने के बाद वो जाके बता रहा है किसी इंडियन को, कि इंडियन की वाइफ को, कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में हमने सुना है कि वहाँ बंद थे वो क्यों झूठ बोलेगा? तो ये कॉमन सेंस की बात है। अब इसको कोर्ट कचहरी में तो आप साबित नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है मुझे झूठ नहीं रहा। जब इस तरह की खबरें वॉलनबर्ग के बारे में आती थी, तो उसकी माँ और उसकी बहन जाके वो पीछे पड़ जाए उसके प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री क्या करता है, इसी को उठा के भेजता था अपने एम्बेसडर को, उसको बोल जाके उनको दिखा उनको ये करके। तो बाद में उसके 10 साल तक तो ये बोलते रहे जी हमें पता नहीं आदमी कौन है। और उसके बाद में जो उनकी डीक्लासिफाइड नोट्स आ रहे हैं रशियन साइड के, उसमें लिखा है कि इसकी वजह से हमारे देश के रिश्ते ख़राब हो गए हैं। हम जब भी इनसे बात करते हैं, कोई भी इशू के कोई भी इशू उठाला, मतलब स्वीडन के साथ में आपने, चाहे आपने वहाँ पे खाने की बात करनी है, कुछ भी करना हो, मतलब कोई भी बिज़नेस की बातें करनी है, वो सब इशू में ये मुद्दा उछाल के लेता है कि भैया जी वॉलनबर्ग की कहानी है, क्या बताओ आप हमको। कह रहा है हमारी कंट्री के रिश्ते ख़राब हो गए इसके से। तो 10 साल बाद उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये आदमी हमारे पास में था, इंटरोगेशन के टाइम में मार दिया हमने इसको। आपने उसको मॉस्को में मार दिया इंटरोगेशन में, और आप कह रहे हो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कई अपने आप को बहुत बड़े अक्लमंद समझते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस वाले। तो भैया हम भी पागल नहीं हैं, हमने भी बहुत केस स्टडी किए फॉरेन कंट्री के। और जिन लोगों से तुम लोग समझे हो ना ABCD फॉरेन सर्विस की, मैं उनके एग्जांपल दूंगा कि कैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री वालों ने रशिया के मुंह से बातें निकाली हैं। तुम्हारे मुंह से निकाली, तुम भी झूठ बोलते हो पब्लिकली। हम कौन से कम है? ठीक है ना? तो किसी देश से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है, आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। हम पीछे पड़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारे दिल में चोर है। तो मोटी-मोटी कहानी ये है, मोदी जी ने कहा था मैं अप्रोच करूँगा, अभी तक हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? तो भारत सरकार रशियन गवर्नमेंट से अप्रोच नहीं कर रही है, ये हमारी डिमांड है कि मोदी सरकार इनसे अप्रोच करे और उसका पूरा चट्टा-पितरा पूरा डिक्लासिफाई करे। हम भी देखते हैं पुतिन साहब कैसे मना करते हैं, ठीक है? पूछने का तरीका है, उसका तरीका ही कि पहले आप अपना माल दिखाओगे ना, कि बाबू मेरे पास में ये रॉ की फ़ोटो है, ये मेरे पास में IB की ये रिपोर्ट है, ये डिक्लासिफाइड है, ये सीक्रेट है। आपको लगता है कि हमारे लोगों को नहीं कभी, आपको मेरे को बैठ के दिमाग में ये सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री गूंज रही है, ये IB रॉ वाले, क्या आपको लगता है कि 50 साल से ये बैठ के गांधी जी के भजन गा रहे थे क्या? इनको नहीं पता? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी देश में उनको नहीं मालूम? वो पॉडकास्ट ही हमारे चेक करते क्या? उन्होंने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की? किसी की क्यूरोसिटी नहीं हुई? भारत की एम्बेसी में हज़ारों लोग नौकरी करके आए हैं पिछले 50 साल में, किसी को क्यूरोसिटी नहीं हुई कि लोग कहते हैं सुभाष बोस यहाँ पे थे? लोगों ने तो बड़ी-बड़ी बातें बोली है ना, कि राधा कृष्ण ने कोशिश की थी पता लगाने की, फिर भारत में आके उसकी लॉटरी खुल गई कि वो एकदम से वो पता नहीं क्या से क्या बन गया। तो ये इश्यूज़ हैं। तो ये था। अब घूम फिर के कहानी आती है कि जब मुझे लोगों ने बोला गुमनामी बाबा पे जो एविडेंस आ रहा है, वो 3 कैटेगरी से आ रहा है। पहला, आई विटनेस अकाउंट्स। देयर इज़ और ये मुखर्जी भी मान रहे हैं। इनफैक्ट उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट एविडेंस है कि वो सुभाष बोस थे। तो क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस के नाम पे लोगों को फांसी हो जाती है। आप जो निठारी केस की बात कर रहे हैं, अगर एक क्रेडिबल आई विटनेस बोल दे कि मैंने इसको मारता थे देखा था, दे वुड हैव बीन हैंग्ड। इसका मतलब कोर्ट के पास में एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं होगा, तभी वो प्रूव नहीं कर पा रहे। तो जस्टिस मुखर्जी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, ईमानदार आदमी, कोई इसका कोई लिंक किसी पार्टी से नहीं है, वो एडमिट कर रहा है कि गुमनामी बाबा में आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रहा है कि गुमनामी बाबा की चिट्ठियाँ, जो उसके हाथ के नोट हैं या जो उसके पास चिट्ठियाँ मिली हैं, लिखने वाले खासकर वो लोग बंगाल में जो नेताजी के साथ में थे, वो ये आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? जबकि जस्टिस मुखर्जी ने बहुत डिटेल स्टडी नहीं करी है, लेकिन जितनी की उन्होंने भी हम तो कह रहे हैं 100% उसमें निकाला हुआ है। बट उसको अब छोड़ो, मेरी बात को। तीसरा ये कि जस्टिस मुखर्जी ये साबित नहीं कर सके कि ये आदमी सुभाष बोस था, क्योंकि उनके गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और टेस्ट हुआ, और उनके वहाँ पे कुछ 5-7 दांत मिले थे वहाँ पे, जहाँ उनका घर था। बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे सामान सील हो गया था, तो उस सामान में से दांत निकले थे कुछ। तो ये अजम्पशन था, और मैं मानता हूँ अजम्पशन ठीक था कि वो सुभाष बोस गुमनामी बाबा के दिमाग के दांत थे। तो उसकी उन्होंने DNA टेस्ट करवाया, तो वो रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई। तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव DNA एंड हैंडराइटिंग रिपोर्ट, द कमीशन कंक्लूडेड He was कि not देर involved. देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस दैट ही वाज नेताजी। लोग इसको मिसकोट करते हैं Okay. कि रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस। इसका मतलब ये है कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है, What क्योंकि वो was the evidence? आई Eyewitness. विटनेस मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, Handwriting. नो डॉक्यूमेंट्री नहीं, उनके जो लेटर्स आपस में लिखे गए। Oh, okay. गुमनामी बाबा राइटिंग अ लेटर टू समबडी इन कैलकाटा,
and that person writing back to him. Just I give you example. The most important character, if you ask me, in a way, there are two people who are most important. One is Dr. Pabitra Mohan Roy. Pabitra Mohan Roy was INA intelligence man. Okay. ठीक है? So there were two INA intelligence men who were linked to Gumnami Baba, but Pabitra Babu was the number one. And he was a doctor. You look at his background. He was a doctor. प्रैक्टिस नहीं की लेकिन डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर. वो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में घुस गए. रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल में आने के बाद में जब नेताजी यहाँ आज़ाद हिंद फौज वगैरह का वो कमांड लिया, वो सरकार बना ली करके, तो ये आदमी अपने 20 बच्चों को छोड़ के भाग गया वहाँ पे. मतलब देखिए कई लोग होते हैं जो शादी नहीं करते देश सेवा के लिए, वो बड़ा त्याग है. लेकिन 20 बच्चे होने के बाद उनको छोड़ना, उससे बड़ा कोई त्याग दुनिया में नहीं हो सकता. उसने 20 बच्चे छोड़ दिए अपने, मतलब डेजर्ट कर दिया. बाद में साथी थे लेकिन उस टाइम में डेजर्ट कर लिया, वो चला गया लड़ने के लिए. और वहाँ जाके भी जो सबसे ज़्यादा डेविलरी काम करना, क्योंकि आईएनए इंटेलिजेंस थी, सुभाष बोस को डायरेक्टली रिपोर्ट करती थी. वो इंटरनल उसका जो क्लोज नेटवर्क उनको था कि मैं उसी में जाऊँ. नहीं, उनका क्लोज नेटवर्क था. नहीं, वो सेलेक्ट करते थे कि वो खास लोग डायरेक्टली, जैसे आपको पता नहीं है IB राव वाला डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करते हैं कई बार, ठीक है ना. तो उन्हें पता होता है कि ये अफसर किसको कौन क्या कर रहा है. हमारे भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, हम लोग क्या काम करते हैं, ये बात दिमाग से रख लीजिए. मैं आपको पहले बोला था कि IB राव वाले यहाँ पे गांधी जी के भजन नहीं गाते, ठीक है जी. जो काम आपको लगता है कि अमेरिका में हो रहा है CIA VIA में, हम भी वही काम करते हैं. और हम कई मामलों में उनके बाप हैं. वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी नहीं पढ़ूंगा मैं. ये इसमें इन्होंने ये INA तो उनको वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट एक सुसाइड मिशन में भेजा था. तो वो आदमी सुसाइड मिशन पे भारत आ गया. मतलब वो आदमी एक सेकंड नहीं सोचा अपनी जान इस आदमी के नाम पे, मतलब ख़त्म करने के नाम पे. किस्मत की उसको फिर यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पे उसको फांसी की सज़ा हो गई थी. अमरीक सिंह गिल को, पवित्र मोहन रॉय को, एक और था, तीसरा आदमी को टॉर्चर में उसने उगल दिया. वो सारे पकड़े गए वटेवर. तो ये पकड़ा नहीं जाता लेकिन पकड़ा गया बिकॉज इनका एक आदमी इनका पकड़ा गया. हाँ, वीक लिंक था, तो उसको उन्होंने मार के उसके मुंह से खुलवा लिया. फांसी की सज़ा हो गई. फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए लोगों ने चीखें मारी, तो गांधी जी तक ने उनके फेवर में बोलना शुरू किया कि भाई इनको छोड़ाओ. लेकिन हुआ क्या कि पूरे देश में INA के लोगों को छोड़ दिया गया, तो वो उसमें बच गया. वो मतलब किस्मत थी उसकी, पवित्र मोहन रॉय की. तो ये पवित्र मोहन रॉय जो सुभाष बोस के लिए मरने को तैयार था. आई मीन देयर वर मल्टी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट 1-2 पीपल. वो गुमनामी बाबा के लिंक में था. एंड ही न्यू दैट ही वाज सुभाष बोस. ठीक है. अब जस्टिस मुखर्जी को ये नहीं पता, पर मैं आपके समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ. कहते मैं नहीं मानता. आप यू डू नॉट नो पवित्र मोहन रॉय की स्पेलिंग आपको नहीं पता. यू डू नॉट नो हु ही वाज. MLA थे, ठीक है, बाद में MLA बन गए, छोड़ दिया. उसके बाद में गुमनामी बाबा के कॉन्टैक्ट मैन किया, छोड़ दी पॉलिटिक्स. ऊपर से उनका बैकग्राउंड ये था करके फिर वो जो 25 साल जब भारत की आज़ादी को हुए तो ताम्रपत्र मिले थे, आपको याद हो, पता होगा शायद. तो ये 25 साल जब भारत की आज़ादी को हुए 72 में, तो भारत सरकार ने ताम्रपत्र दिए थे. तो जो पहला बैच था 25 लोगों का, 25-26 का, उसमें पवित्र मोहन राय भी था. ठीक है. तो ही वॉज द फर्स्ट बैच जिसमें उसको ताम्रपत्र मिला उसको आदमी को कि फ्रीडम फाइटर इंदिरा गांधी जी ने दिया था. तो ये वो पवित्र मोहन राय है. वो कह के मैं नहीं मानता. नहीं, तो तू है कौन? उनके झूठ वो तो खैर नहीं रहे, मैं तो उनसे मिला नहीं कभी. उनके बच्चे हैं, पोती है, पोती अमेरिकन सिटीजन है. आप कौन हो? उसका क्या झूठ बोलने का मोटिव है? अमेरिकन सिटीजन है वो. व्हाट मोटिव डज शी हैव एग्जैक्टली? एंड शी इज डूइंग गुड इन देयर इन अमेरिका. यस. वो ऐसे नहीं है छोटे मोटे, मैं H1 की बात नहीं कर रहा मैं. ओके. ना मैं ग्रीन कार्ड की, मैं सिटीजन की बात कर रहा हूँ. ओके. तो झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, तो इसमें ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है. पढ़े लिखे लोग हैं. तो पवित्र की मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो तो अपने दादा से मिली है ना, या उनके लड़के हैं, सुपुत्र हैं, वो भी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं. पापा बोलते हो सुभाष बोस, सबको पता हमारे घर में सुभाष बोस थे. यूज्ड टू मीट. लेटर अलग है, लेटर अपनी कहानी, लेटर तो पूरी मतलब मिलते भी थे. हाँ, वो तो लेटर में सब वो सुभाष बोस की बात है. लेटर में आगे पीछे क्या हो रहा है, देश का राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो और क्या लेटर में क्या लिखा उन्होंने, ये सब लिखा हुआ. एंड बीइंग अ बाबा. हाँ, वो तो उसमें ये था. अब उसमें एक और कैरेक्टर था जी, वो ये था कि जो कहानी है मैं आपको हल्की सी एक्सटेंड कर रहा हूँ, लेकिन टू ब्रिंग यू द एलिमेंट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि पवित्र मोहन राय 1962 के आसपास में एक आदमी था जिसका नाम था एक अतुल सेन. अतुल सेन नाम का आदमी जो अंग्रेजों के ज़माने में MLA था. ठीक है. ही वाज अ फ्रीडम फाइटर. एंड ही न्यू गांधी जी, ही न्यू सुभाष चंद्र बोस, ही न्यू पंडित जी, एंड ही वाज अ रिच मैन. तो वो कुछ बीमार हो गया था, तो वो ऐसी
कोई वो नैमिषारण्य में ठंडी हवा पानी चेंज करने के लिए धार्मिक स्थान में चला गया। वहाँ कहीं वो जाके कोई उसको चक्कर वक्कर आया, बेहोश हुआ, उसको उठा के लोग किसी शिव के मंदिर में ले गए। वहाँ पे पुराना शिव जी का मंदिर है। पता लगा करते करते कि अंदर कोई साधु महात्मा अंदर बैठे हुए। वो करते करते उसकी बात हुई और वो कलकत्ता में आके पागल हो गया। उसने वहाँ जाके लोगों को रिपोर्ट किया, भाई मैं सुभाष चंद्र बोस से मिलकर आया। और उसको मना किया उस आदमी ने, कि जो साधु था, कि मेरे बारे में किसी को नहीं बोलना। इसने आकर के पंडित जी को चिट्ठी लिखी, जो हमने निकाल ली है रिकॉर्ड से, कि सुभाष चंद्र बोस से मिल के आऊँ मैं। तो उसने वहाँ जाकर के बात बोली। तो बात वहाँ पे ना उसने डॉक्टर अरसी मजूमदार को बताया, जो बड़ा जाने माने हिस्टोरियन है, और उसने और लोगों को बताया। तो ये बात वहाँ पे सर्कल में घूमनी शुरू हो गई। और एक ग्रुप था, अनुशीलन समिति रेवोल्यूशनरीज का। उसके जो रिटायर्ड लोग थे, पुराने बुढ़े जो रेवोल्यूशनरी, उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, यार ये अतुल सेन आकर के बोल के गया कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, ये तो पता लगाना चाहिए। तो ये सब सीक्रेट है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो तो उन्होंने कहा कि किसी बंदे को वहाँ भेजते हैं जो पता लगाया। तो बोला, पवित्रों को बुलाओ। ये नेताजी के साथ में था 43 में, और ये मरने मारने को तैयार था। सो दे वर द वन हु सेंट पवित्रो टू गो एंड वेरीफाई। पवित्र मोहन रॉय वहाँ जाता है, 2-2.5 महीने के बाद वापस आता है। स्टोरीज के अंदर वहाँ जब भी उनसे मिलता है तो वो उसको बोलते हैं कि भाई जैसे पहले के टाइम पे था, अभी वैसे के टाइम पे किसी को बताइए मत कि तू यहाँ पर आया था, काम करना है। यू आर माई इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये वर्ड यूज़ किया गुमनामी बाबा ने उसके बारे में। यू आर माई इंटेलिजेंस ऑफिसर, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। पुरानी देखिए, जैसे पहले काम करते थे वैसे अभी भी काम करना है। तो मुझे ये सामान चाहिए, ये मांगा। तो ये बाकी बात तो उसने कर दी, लेकिन जो सामान उन्हें मांगा था, ये बेचारा गरीब आदमी था। ये वो कहाँ से, वो मुझे अच्छी बाइनोकुलर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। कह रहा किससे जाके मांगूँ मैं करके। तो जब वो सामान अरेंज नहीं कर सका तो उसने कहा दीदी के पास चलता हूँ। तो दीदी का मतलब ममता दीदी नहीं, दीदी का मतलब ये कि भारत की जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल है, या जितने रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, जो एक्चुअली में जाके गोली वोली मारना, ये सब करना, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वॉज फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बैकग्राउंड। ठीक है। तो जो बड़े घरों के बच्चे होते थे वो सीधा लीडर बनते थे। सुभाष बोस लीडर बड़े लेवल पे, ये वो ग्राउंड लेवल का काम ये लोग कम लोग करते थे। अब विमेन में तो था नहीं कोई करता। विमेन में एक्सेप्शनल केस था लीला रॉय। शी वॉज नॉट रिलेटेड टू हिम, बट लीला रॉय का ये कहानी थी। उसका नाम लीला नाग था और शादी के बाद लीला रॉय हो गया। तो लीला रॉय के ग्रैंडफादर वॉज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो यू हैव नो आइडिया कि अंग्रेज़ों के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोड़िए, एक पुलिस वाले की औकात क्या थी इंडियन की, वो किसी को पूछ लेना। ठीक है। तो उसके ग्रैंडफादर वॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर फादर वॉज अ राय बहादुर, एंड शी गॉट इन टू द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल। शी वॉज द आई थिंक उस इलाके में पहली इंग्लिश में उसने एमए करने वाली लेडी स्टूडेंट थी वो। तो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, in terms of her looks, in terms of her family background, she was the top, and she chose to be a freedom fighter of that order. तो जब मैं वहाँ से मैं अपनी इंक्वायरी करके एक बार मैं नेताजी के किसी भतीजे को, नेताजी के भतीजे थे, उनको मैं दिखा रहा था कि देखो ये कांटेक्ट में थे, ये लोग कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने मुझे ये बात, उनका शक्ल का रंग उड़ गया देख करके इन चीज़ों को। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आदमी फलाना ढमकाना, इवन पवित्र मोहन राय कैन मेक अ मिस्टेक। इसे लीला आंटी कुड नॉट हैव, शी न्यू हिम वेरी वेरी वेल। लीला रॉय वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट इन द गुमनामी बाबा के सर्कल में जितने लोग आ रहे हैं वो सारे हाथ जोड़ के नीचे बैठ के बात करते थे। दिस लेडी लीला रॉय वॉज नेताजीज फ्रेंड, और इनका और गुमनामी बाबा का जो इंट्रैक्शन, जो उनकी चिट्ठियाँ हैं, वो फ्रेंड्स की चिट्ठियाँ हैं। एंड शी इज़ शोइंग ऑल काइंड ऑफ इमोशंस टू हिम। आई मीन मैंने वो पब्लिक नहीं की चीज़ें क्योंकि बिल्कुल लोग समझ नहीं पाएंगे। आई मीन शी इज़ इवन आस्किंग, बल्कि यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी इफ समबडी वर टू से कि यू आर अ फेक पर्सन। तो शी इज़ डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। उसने भी तो वो फिर उसके बाद जब ये बात निकल के आई कि जब उसने मांगा, तो लीला रॉय ने अपनी टीम बुलाई। उसमें अलग अलग होते कि देन आई विल गो एंड फाइंड आउट, देन शी केम हियर। सो लीला रॉय इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द गुमनामी बाबा स्टोरी। दैट एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, एनीबॉडी कैन बी फॉल्टेड, बट दिस लेडी न्यू हिम फ्रॉम द टाइम दे वर टीनेजर्स। शी न्यू सुभाष बोस वेरी वेल। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था वहाँ जाकर कि वट वुड शी डू अदर देन नॉट क्राई। So this is how it came out, and all data, Mukherjee would be aware, this is Mukherjee, सारी बातें कॉमन सेंस की बातें। तो उन्होंने फिर वो कि से दिस से सुभाष चंद्र बोस। सो आते उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही वापस कलकत्ता में आई, ही हैज़ डन सो मच फॉर द कंट्री एंड ही इज़ इन ग्रेट डिस्कम्फर्ट एंड पेन। पहला काम ये कि उसको डॉक्टर भेजो उसके पास में इलाज करने के लिए। घर बैठा हुआ, निकल नहीं रहा घर से बाहर, प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पाइल्स हो गई हैं।
he cannot go and show his face to doctors because he's hiding away. So you send somebody from here, some allopath, some Ayurvedic expert जाना माना, वो जाके उनका देख करके किया। तो जब से वो लीला रॉय कॉन्टेक्ट में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई उनके बाद। वो कलकत्ता से फिर एक डेडिकेटेड पार्टी थी जो उनको पैसा वूसा उनको सब भेजा करती थी करके। दैट्स हाउ द होल स्टोरी इज़ वेरी बिग लॉन्ग, बिकॉज देयर आर मेनी कैरेक्टर्स बट आई एम गिविंग यू 2 कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ें निकल के आई। तो अब तो एविडेंस आई विटनेस मैच कर रहा है। अगर सुभाष बोस नहीं थे, हैव यू गॉट एनी आइडिया कि हु वाज लीला रॉय? तो शी कुड नॉट हैव फाउंड। आप बैठ के आपको एक्स में दिखाई दे रहा है कि आप समझदार हो, हैं? सुभाष की स्पेलिंग पता नहीं है और आप कह रहे हो कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा नहीं हो सकते। तो पवित्र मोहन राय को नहीं पता, जो उसके लिए मरने मारने को तैयार हो गया था। एक और आदमी जो आईएन इंटेलिजेंस का था, लीला रॉय का भतीजा भी था, उसने बोला मैं आवाज़ नहीं, वो शक्ल नहीं देख पाया, आवाज़ वही है। अब पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे बोला कि तुझको मैंने जस्ट 1945 में प्लेन क्रैश से पहले तो तेरी मेरी मीटिंग हुई थी बैंकॉक में, तुझे मैंने वो काम करने को कहा था, क्या हुआ उसका ही बता। कह रहा उसने मुझे एग्जैक्टली वो बात पूछी जो बात हमारी आखिरी मीटिंग में हुई थी 20 साल पहले। ठीक है ना? एक बंदे ने चिट्ठी लिखी यहाँ पे, उसने चिट्ठी में बोला कि बोलने का स्टाइल वही है, बंगला में कुछ वर्ड में नेताजी हल्का सा ड्रॉल आता था, खींचते थे वर्ड को। कह रहा एग्जैक्टली वही साउंड, वही खींचने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। So, ऐसा नहीं है वो पवित्र मोहन राय दे वर नॉट इडियट्स एंड लीला रॉय। अभी तो और भी नाम बता रहा हूँ, कोई और भी है। तो ये जो लोग बैठ के जो मुझे ज्ञान पेल रहे हैं ना कि पता नहीं, मैं भैया पूरी जिंदगी निकाल दी उसमें। और ये सब लोग जो सुभाष बोस के लिए मरने मारने को राजी थे, उन्होंने 20-20 साल से उसको जानते हैं, उन्होंने जाके आइडेंटिफाई किया कि सुभाष बोस थे और चुपचाप से, और कोई बात नहीं की। वो तो मर गई 70 में लीला रॉय, उसने तो कभी नाम पब्लिकली, उसने इनडायरेक्टली लूप छोड़े। उसने सडनली फ्रॉम 63 शी स्टार्टेड सेइंग कि ही इज अलाइव, पहले नहीं बोला कभी। इनफैक्ट जब उनसे मिली लीला रॉय, मिली गुमनामी बाबा जिनको बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में इन्फॉर्म करो सीक्रेटली 4-5 लोगों को, मेरे भाई को बताओ। सेजदा बोलते, सेजदा के नेताजी के टोटल मिला के 12-13 भाई बहन थे मेरे से, मुझे पूरे लंबे उस जमाने में इतने लोग होते थे। तो जैसे उन सुभाष बोस से इमीडिएटली बड़ी थी तारूबाला। तारूबाला की शादी हुई थी गोरखपुर में। तो उसको याद करते थे वो कि हम दोनों खेला करते थे हमारे कटक में घर में। हम अब तारूबाला तो मर चुकी है, उसका लड़का आया था उनके पास में, मतलब जब घटना हुई थी। तो यूज्ड टू रिमेंबर एवरीबॉडी। वो तो गार्ड तक को याद किया अपने घर में जो नौकर था उसको। तो यहाँ पे तो उन्होंने बोला, लीला रॉय को बोला कि मेरे बारे में आप बताओ। तो जैसे मेरे भाई को बताओ, सेजदा सुरेश चंद्र बोस को मेरे बारे में बताओ कि मैं जीवित हूँ। डॉक्टर मजूमदार को बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरे दोस्त दिलीप को बताओ मेरे बारे में, ये नेताजी के पर्सनल दोस्त हैं, दिलीप कुमार रॉय। तो ऐसे से उन्होंने बताया 5-6 लोग को। तो लीला रॉय की चिट्ठी दिलीप कुमार रॉय जो है वो his father was a very one of the most well known and revered classical singer, दिलीप कुमार रॉय's father। ठीक है। दिलीप कुमार रॉय was born one day before सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उनकी जो फोटो है नेताजी के साथ में, जब वो इंग्लैंड में थे, तो ही आल्सो वो कैम्ब्रिज का पढ़ा लिखा है। तो लेकिन उसके बाद में आप बाद में आपकी उनके फ़ोटो देखेंगे तो दिलीप कुमार रॉय साधु बन गए थे। तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं 84 तक की, और यहाँ पुणे के अंदर उनका है आश्रम अभी भी है, वो तो चले गए। और दिलीप कुमार रॉय भी सिंगर थे अच्छे। उनकी MS सुब्बालक्ष्मी को ट्रेनिंग देते हुए, उनके साथ गाते हुए उनकी वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, दिलीप कुमार रॉय की। तो लीला रॉय ने चिट्ठी लिखी उसको, दिलीप कुमार रॉय को। उनके आपस में रिलेशन नहीं था, वो नाम सेम थे, लेकिन मैंने कहा ना, तो चिट्ठी अवेलेबल है। तो चिट्ठी में उसने लिखा कि आई एम सॉरी फॉर माई, लेटर बंगला में, बीच में 2 लाइन इंग्लिश में। तो ये लेटर उनको दिखाया गया, दिलीप कुमार रॉय को उनको दिया गया। तो उसमें लीला रॉय लिख रही चिट्ठी को कि मेरा आई एम सॉरी फॉर माई वेरी बैड हैंड राइटिंग बिकॉज मुझे अभी स्ट्रोक हुआ है, तो मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो शी वॉज अनवेल एंड शी सेड कि आई वांटेड टू टेल यू अबाउट योर फ्रेंड, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ। फिर वो इंग्लिश में लाइन है, ही इज़ अलाइव / इन इंडिया। मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में बताना चाहती हूँ, वो जिंदा है भारत में। वो इंग्लिश में वर्ड है, ही इज़ अलाइव, वो जिंदा है, भारत में है। देन एक और इंग्लिश में लिखी कि वो तुम्हें याद करते हैं, और वो ये बोलते हैं कि इट वॉज दिलीप हु ऑलवेज वांटेड टू मेक मी मिस्टेक। वो ये दिलीप था जो मुझे मिसिज्म में ले जाना चाहता था। तो ये लीला रॉय की हैंड राइटिंग का लेटर ये उसमें है। तो दिलीप को इन्फॉर्म किया गया कि जीवित है। ऐसे और लोग को भी इन्फॉर्म किया। एक हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, उसका नाम लोगों को नाम शनशील, बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक ये लोग सुभाष बोस के पर्सनल दोस्त थे, ये पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो हिंदुस्तान जिंक के जो मालिक थे गांगुली जी, उनको बताया गया, भाई को बताया
तो भाई को जो पता है सेजदा को, तो भाई ने उनका एक तगड़ा राइट हैंड मैन, बड़ा ज़बरदस्त आदमी, सुनील कृष्ण गुप्ता, जो जिसके खानदान में रेवोल्यूशनरी थी, जिन्होंने बड़े अंग्रेज मारे हुए थे। हाँ। तो हम उनको सुनील मामा कहते हैं बिकॉज़ मैं उनसे मिला था कई बार। ओके। तो ही इज़ द पर्सन जिसने वो हाई कोर्ट में केस ठोका था। तो उसने सुनील को अपने राइट हैंड मैन को भेजा कि जा पता लगा ये आदमी कौन है। ये मुझे लीडर ने बोला कि जीवित है वो। जीवित है वो। तो सुनील कृष्ण गुप्ता गोes, he does his own inquiry and he comes back, he says Subhash Bose. And then he was in touch all his life. And I knew Sunil Krishna Gupta because he was alive. He died in 2011. तो हम तो सुनील मामा कहते हैं उनको। तो ऐसे ना, तो आई विटनेस अकाउंट इज वेरी क्लियर। आई मीन आई एम गोइंग बियॉन्ड व्हाट जस्टिस मुखर्जी रोट और सेड। डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे कागज हैं, उसमें सब कुछ ऑब्वियसली जब इतने सारे लेटर्स उनके लेटर में सब कुछ सुभाष चंद्र बोस की तरह की बात और आगे पीछे की बात हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है हैंडराइटिंग में, डीएनए में। तो ये रिपोर्ट आई है 2004 में। तो हम उस टाइम पे मैं मुखर्जी कमीशन को फॉलो करता था एज ए पत्रकार के तौर पे। तो वहाँ पे हुआ ये था कि सबको ये मालूम था और कमीशन की रिपोर्ट में बाद में लिख कर के भी आगे कि भारत सरकार जो है इस पूरी कहानी में अड़ंगे फंसा रही है। तो सरकार अड़ंगे फंसा रही है तो किस बात की इंक्वायरी करेगी? वो रिपोर्टें कौन सी लैब दे रही है? गवर्नमेंट की रिपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे लोगों ने कह दिया था कि ये कमीशन के जो कोई काम करने वाले लोग, जो और भी लोग थे, उसमें 7-8-10 लोग का स्टाफ था ना, उसमें और भी लोग थे। तो किसी ने मुझे बोल दिया कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। उसके बाद में साल 2010 में जस्टिस मुखर्जी का कोई इंटरव्यू चल रहा था, वो गलती से रिकॉर्ड हो गया ऑफ द रिकॉर्ड बंगला में। इंटरव्यू इंग्लिश में था लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी बात पे उनको कुछ बोलते नहीं थे वो, लेकिन उनके भड़ास निकल गई। उन्होंने बोल दिया कि भाई वो तो वही सुभाष चंद्र बोस थे, मैं साबित नहीं कर सका। मुझे नेताजी के परिवार ने और ये गवर्नमेंट ने गलत रिपोर्टें दी हैं मेरे को, परिवार ने मुझे। नेताजी के परिवार ने? हाँ, उन्होंने बोला परिवार ने मुझे कोऑपरेट नहीं किया। ओके। तो उन्होंने ऐसे इंटरव्यू में बोला है बातें, ठीक है। तो उस इंटरव्यू का पोर्शन का एक रेलिवेंट पार्ट है वो टाइम्स नाउ में, आपको अगर आप गूगल करेंगे ना यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। बंगला में क्या है कि हम 100% कन्विंस ही वो सुभाष बोस। उसके बाद हम भी जस्टिस मुखर्जी से मिले। पहले तो मेरी बातचीत बिल्कुल नमस्ते नमस्ते वाली हुआ करती थी, बोलते थे नहीं हमसे करके। लेकिन ये घटनाक्रम होने के बाद में मैं और चंद्रचूड़ उनसे मिले कई बार। फोटो भी है, अगर बोलेगा तो दिखा देंगे। और उसके अलावा मेरे कई और जानने वाले नेताजी के परिवार के और लोग, कई लोग उनसे मिले। उन्होंने सबको ये बात बोली। उन्होंने हमको स्पेसिफिकली बोला कि रिपोर्ट झूठी है। और मेरे को तो फ़ोन आया था कि डीएनए मैच कर गया, और जब रिपोर्ट आई है तो उन्होंने कुछ और लिखा हुआ था। तो ये मुखर्जी ने मुझे बोला, बताइए मैं कहाँ से, मैं क्यों ना मानूँ। उसके बाद से जो अब फ़र्क पड़ा है कि डीएनए को मैनिपुलेशन, अब उसमें मैनिपुलेशन किया। उसके बाद से हम लोगों ने, जो मेरी रिसर्च है, जो किताब का हमारा, जो हम इसको स्टार्टिंग में ख़त्म कर देते हैं डेटा के, कि हमने जैसे मान लीजिए कि हैंड राइटिंग रिपोर्ट है, ठीक है। मैं आपको कैसे मैंने वो डिमोलिश किया, वो तो क्लियरली हमने डिमोलिश कर दिया। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप एक्सपर्ट है हैंड राइटिंग की, ठीक है, और आपको एक रिपोर्ट देनी है कि ये हैंड राइटिंग मैच करनी कि नहीं मैच करती, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कि आप मुझे कुछ रीज़न देंगे कि हैंड राइटिंग मैच क्यों नहीं मैच कर रही या क्यों मैच कर रही है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक लंबी चौड़ी कहानी है, ये पूरा पॉडकास्ट इसमें कर सकते हैं कि गुमनामी बाबा की डीएनए पर हैंड राइटिंग पे, कि हैंड राइटिंग की रिपोर्ट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैलकाटा की। जो आपकी रिपोर्ट है, आप गवर्नमेंट है या आप इतिहासकार है, कि रिपोर्ट में लिखा है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं है। रिपोर्ट तो कोई देखेगा नहीं, सीक्रेट है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, और कोई पढ़ने का कोई किसी को इतना इंटरेस्ट है नहीं है। वो तो जो ट्विटर में लिखा उसी को कट एंड पेस्ट कर देता। किसी ने कोई ध्यान देगा नहीं, एकेडमिक के पास में टाइम ही नहीं जाने का। रिपोर्ट की कॉपी मेरे पड़ी है, आई नो व्हाट हैपेंड देयर। 2 पन्ने की रिपोर्ट है, 2 पन्ने की रिपोर्ट में कोई रीज़न नहीं दिया मंडल साहब ने, कहा जी ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ठीक है। बस मैं 2019 में मैं यूएस में अपने लेक्चर के लिए जाता हूँ, तो लोग कहते हैं भैया यहाँ पर टेस्ट करवाओ। मैंने कहा जी सैंपल हैंड राइटिंग का तो है, डीएनए का तो नहीं है, लेकिन हैंड राइटिंग का तो है हमारे पास में। तो आप शॉर्टलिस्ट कीजिए। तो 5-7 एक्सपर्ट को शॉर्टलिस्ट किया, वहाँ के लोग हमारे 2 दोस्त बन गए थे उन लोगों ने। उसमें से एक को हमने सेलेक्ट किया, कर्ट बैगेट को। कर्ट बैगेट साहब टेक्सास में रहते हैं, बूढ़े आदमी हैं, तगड़ा एक्सपीरियंस है, सारे कोर्ट कचहरी में गए। उन्होंने हमको 40 पन्ने की रिपोर्ट दी है, सारा दिखू के समझा के कि ये सुभाष चंद्र बोस है। आप सारी बातें छोड़ दो, मैं ये 2 रिपोर्टें आपको दिखाऊंगा, 3rd क्लास सरकारी रिपोर्ट, 2 पन्ने की, 2 रीज़न नहीं दिया कि सुभाष बोस नहीं है। ये एक अमेरिकन एक्सपर्ट, जो अमेरिकन है, कर्ट साहब अमेरिकन है, उनका कोई इस केस में एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपको डिटेल में रिपोर्ट दे रहा है। उसके ही सुभाष बोस, एंड आई एम विलिंग टू गो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विद दिस थिंग। वो नोटरी का ठप्पा लगाया टेक्सास का उन्होंने। ऊपर से बाद में हमने एक प्रोग्राम हमने CNN IB ने प्रोग्राम किया था उसके ऊपर,
तो उसमें दोनों को बुलाया, ये साहब तो गायब हो गए, घबरा के नहीं आए। कर्ट साहब ने आकर के बाइट दिए सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग में, एंड ही वाज़ वेरी कन्विंसिंग, ही सेड कि ही गिव द रीज़न्स। वो आपको, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब में इंटरव्यू। तो ये सीएनएन का है और आनंद उसका उसका शो में हमने किया था। तो ये उसमें आ रहा है। तो आप बताइए कि मैं क्या कंक्लूज़न ड्रा करूँगा? आप मानेंगे रिपोर्ट को, गवर्नमेंट की रिपोर्ट को? ये जितने लोग कहते हैं ना कि वो एकदम से, देखो हमारे यहाँ तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि इंडिया, इंडिया, इंडिया करना शुरू कर देंगे। जी साहब, हम तो बड़े देशभक्त हैं, हुँ, हम तो अपनी गवर्नमेंट की बात को मानेंगे, रिपोर्ट को। हुँ, भैया मेरे, मैं उनको बार-बार बोल-बोल के तंग आ गया कि तुम तो बड़े इंडिया, इंडिया कर रहे हो झंडे लेकर के। ये जितने आप साहब लोग बैठे हैं ना, ये आपके साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, हुँ, इनमें से किसी का बच्चा यहाँ नहीं रहता। सही बात है। हैं? पढ़ने जाना है तो अमेरिका पहुँच जाएँगे। सेटल हो जाता है। सेटलमेंट सभी का ख़्याल होता है। हुँ, 100 में से 100 आदमी सेटल करने जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, ये जो वापस आए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आपको। इनको, उनकी दाल नहीं गली होगी वहाँ पे जाकर के, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं आकर के। हुँ, हैं? अंगूर खट्टे वाली बात है। गए क्यों थे वहाँ पे? हुँ, ये सारे के सारे जो साहब लोग हैं, इनका पढ़ाई वहाँ पे होती है, इनका इलाज वहाँ होता है, इनका पूरा सेटलमेंट का वहाँ प्लान होता है। हुँ, और तुम मुझे जुमले दे रहे हो कि इंडियन रिपोर्ट है। ये मानेंगे साले क्या? हुँ, जो अपना कभी खून का टेस्ट नहीं कराएँगे यहाँ पे हिंदुस्तान की देसी लैब से। सारा सिस्टम बैठ के यूरोप, अमेरिका में बैठ के अपनी दुकान चला रहा है, और तुम मुझे सरकारी थर्ड क्लास रिपोर्ट दे रहे हो। तो ओपन एंड शट ऐसी है, इन्होंने डीएनए में हमने एस्टैब्लिश किया कि झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं गवर्नमेंट की। कोई भी इतिहास का, एक तो उसने रिपोर्ट देखी नहीं। अच्छा, कई लोगों ने मुझे बोला, 1-2 लोगों ने मेरे खिलाफ में, हुँ, कहता है ये आप कैसे कह रहे हो, वो तो रिपोर्ट है। तो मैंने कहा तू फिर तू दे अपनी कहानी, मुझे क्यों पता। कहता आप मुझे रिपोर्ट दो, मैं बता, मैं क्यों दूँ रिपोर्ट तेरे को? हाँ, अपनी खुद टेस्ट अपनी कराओ। निकाल, निकाल टेस्ट करा। मैं पागल हूँ क्या, तो तुझे रिपोर्ट निकाल के दूँ अपनी? नहीं, नहीं, वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट कह रहा हूँ मैं अपनी प्राइवेट एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओह! अच्छा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी मैं दूँ तो मैं क्यों दूँ? क्योंकि वो रिपोर्ट हमने ऐसे नहीं, वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट ऐसे नहीं मिल रही थी मुझे यहाँ पे संडे बाज़ार में, चौड़ी बाज़ार में। हुँ, उसको हमने सूचना के अधिकार में गवर्नमेंट के पीछे पड़ के 4 साल अपना जीवन खराब करके ये रिपोर्टें निकलवाई हैं, डिक्लासिफाई करवाई हैं। मैंने कहा हमने 4 साल अब गवर्नमेंट के पीछे पड़ के, हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट, उसकी ऑफिशियल कॉपी ली है होम मिनिस्ट्री से। उसको हमने रिपोर्ट को झूठा साबित किया हमने। तू जाके रिपोर्ट निकाल, फिर मुझसे बात कर। रिपोर्ट भी मैं दूँ तो वाह वाह बेटा, चप्पल दूँ ताकि मेरे सिर में मार। तू निकाल करके रिपोर्ट साबित कर कि मेरी कर्ट बैगट की रिपोर्ट गलत है। मैं आपको बता, और रिपोर्ट मैंने पब्लिक करी नहीं है आज से कर्ट साहब की। मैंने से आपको, मैंने उसके कंक्लूजन मैंने उसके मैंने किए। तो ये आप इस तरह की बातों, ये कि ओपन एंड शट केस है। गुमनामी बाबा वाले केस में सरकार ने झूठी नेगेटिव रिपोर्ट्स डीएनए की, दोनों बोगस रिपोर्ट हैं। आप इन सरकारी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स को, ठीक है, और डीएनए की रिपोर्ट की एग्जीबिशन लगा दो दिल्ली में, सरकारी रिपोर्ट की और नीचे हम प्राइवेट वाले की, और बुलाओ उसमें फॉरेन डेलीगेशन और पूछो कौन सी रिपोर्ट सच है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रिक्शे वाला नहीं मानेगा रिपोर्ट की शक्ल। ओपन एंड शट केस है कि झूठी रिपोर्ट है। तुम 2-2 पन्ने की रिपोर्टें दे रहे हो। ऐसे रिपोर्ट दी जाती है क्या हैंडराइटिंग की? वो आदमी आपको 40 पन्ने की डिटेल में रिपोर्ट अमेरिका में बैठ के दे रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है कि ये सी मैच कर रहा है, ये बी मैच कर रहा है, वो ये मैच कर रहा है। गवर्नमेंट के एक्सपर्ट ने क्यों नहीं बताया कि क्यों नहीं मैच कर रहा है? बस एक लाइन में बोल दिया मैं नहीं मानता। उस बेचारी को दुश्मनी तो नहीं है ना, मंडल साहब तो अच्छे आदमी हैं। वो तो ऊपर से फ़ोन आया होगा ना, नौकरी करनी कि नहीं करनी है। सो दिस इज़ एन ओपन एंड शट केस ऑफ गवर्नमेंट कंसीलमेंट। तो ही वाज़ हियर। तो मैं आपको एक बहुत छोटा और बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ कि जो लोग बैठ कर के फेसबुक वगैरह में ज्ञान पेल रहे हैं मुझे बार-बार, कि ऐसे हमने कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर लिया ना। अभी तो कुछ नहीं बताया आपको मैंने, हज़ार चीज़ें उसमें एंगल है। कि ये मोटा-मोटा कि फोरेंसिक भी मैच कर रहा है, डीएनए भी मैच कर रहा है, हैंडराइटिंग भी मैच कर रही है, और आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है। किसी अरे-करे के भी नहीं है, और कागज़-पत्र में तो बहुत कुछ है। तो और मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूँगा? तो सुभाष बोस वाज़ दिस मैन, जिसको आजकल गुमनामी बाबू बोलते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़। होता क्या है मेरे में और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि नेताजी डेथ मिस्ट्री पे 100 पॉइंट है टोटल। मान हुँ, लीजिए कि देयर आर टोटल पॉइंट इन ऑल, हुँ, प्लस माइनस एवरीथिंग मिलाकर। हुँ, और उस 100 में से मैं एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक इतिहासकार हूँ, मेरे को अपनी दुकान चलानी है, हुँ, ठीक है? मैं, मेरे को मेरे इंटरेस्ट में कि मैं तो मारूँगा प्लेन क्रैश। हुँ, तो 100 में से मैं 3 पॉइंट गिन करके आपको दिखा दूँगा। और किसी भी किताब, जैसे एक बड़े मशहूर, जैसे लोग बार-बार नाम लेते हैं, जैसे आप मेरी बात करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे नहीं, नहीं अनुज तो बात कर रहा है प्लेन क्रैश की, लेकिन वो नेताजी के ना बहुत बड़े उनके उनके एक नेताजी के ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू हैं प्रोफेसर सुगतो बोस। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। हार्वर्ड में प्रोफेसर तो मज़ाक नहीं है, अंग्रेज़ी अच्छी बोलेगा। तो वो तो कह रहे हैं सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश में। तो ये कौन आदमी आ गया भैया, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपको चीज़ के बारे में नहीं पता,
और सिर्फ आप यही कोर डेटा देखें कि मेरे जैसा आदमी जो सड़क छाप लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और वो आदमी अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा है और नेताजी के फैमिली का आदमी है, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, तो ऑब्वियसली आप वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आपको लगता है ऐसा कि उनके फैमिली मेंबर्स कहीं से फंडेड हैं? नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे हाँ। मेरे को लगता नहीं, मैं उस पे मैं सबूत पे चलता हूँ, मैं लगता ओके। नहीं है, मैं तो लिख करके बता रहा हूँ आपको, ऐसा ओके। कुछ नहीं है। चलता कैसे बता रहा हूँ आपको मैं, क्या प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम एक समझना बड़ा ज़रूरी है वो साइकोलॉजी के हिसाब से, आज आपको को साइकोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट भी है, कि एक हमारी कहानी है रामायण के अंदर। वो कहानी ये थी कि जो बाली था, उससे डायरेक्ट फाइट पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बाली जिसके सामने आ जाएगा उसकी आधी ताकत निकल जाती थी। तो इसलिए भगवान राम ने जब बाली को मारने की बात हुई तो पेड़ के छुप करके मारा था। हिंदुस्तान में किसी को अगर यह बोल दो ना कि ये हार्वर्ड का पढ़ा लिखा है, ये अमेरिका में रहता है कुछ करके, तो वो सुन के आधी हवा आदमी खिसक जाती है यहाँ पे, कि भैया ये तो साहब आदमी, हम लोग तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के आदमी हैं, हाँ, यहीं पे तो वो पढ़े हैं, हाँ, हम तो यहीं के लोकल स्कूलों से, एजुकेटेड हैं। हाँ, तो आप तो क्योंकि आप हाँ, लोकल आदमी, ये अमेरिका से लंदन से पढ़ कर के आए, तो ये धौंस आजकल कम होगी, पहले बहुत ज़्यादा थी ओके। पुराने ज़माने में। अब तो भगवान की दया से बहुत लोग चले जाते हैं, पहले तो सिर्फ ये बड़े अमीर लोग जाते थे वहाँ पे। तो ये क्या करते थे कि वहाँ से आकर ना कि यहाँ पे हमको धौंस दिखाते थे कि मैं तो अंग्रेजी बोल लूँगा, तुझे को तो बोलनी नहीं आती, और मैं तो फॉरेनर में घूमा आदमी, तू तो कभी नेपाल में नहीं गया। तो अभी तो बहुत मिडिल क्लास के लोग भी जाते हैं वहाँ पे, चले जाते हैं आजकल तो लोगों के पास में। लेकिन पहले ये बड़ी, और ये अभी भी जो हाई सोसाइटी में चलता है, अभी भी बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, तो उसकी बात माननी है, नीचे उनके आदमी बच्चे 12th के बाद ही निकल जाएंगे यार। तो मेरे तो एक ये भारत में वो है, तो वो आप इस पे चलता है, ठीक। तो उसका और दूसरे का वो नेताजी के परिवार का नाम है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ, उसमें करते करते वो हार्वर्ड को छोड़ो, हार्वर्ड में वो नेताजी हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, ठीक है। पहली कहानी जैसे ये है कि उसको तो पूछे कि तो उसका बाप कौन सी पार्टी में था, कांग्रेस में, उसकी माताश्री कौन सी पार्टी में थी, कांग्रेस में, ठीक है। ये नेताजी के परिवार में जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला फैक्शन है उसका आदमी है, ये बात भी तो बताओ। आप तो यही बात बता के लोगों को टेंशन मार रहे हो कि अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है और वो कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, तो भैया लेकिन कौन सी पार्टी का आदमी ये तो बता, ये क्यों नहीं बता रहा। उसकी सगी बुआ ने पब्लिक टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट दिया है कि ये मेरा भाई और मेरे भाई के बच्चे, ये लोग पैसा खाया कांग्रेस पार्टी से। जिस आदमी की सगी बहन टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बोले कि पैसा खाया है उसने कांग्रेस पार्टी से, तो प्राइवेट में क्या बोलोगे बताओ उनको मैं। क्या मतलब जो पब्लिक में टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बता ये रहे बोल हैं रही है, कि हाँ। पैसा खाया उन्होंने कांग्रेस से, इन लोगों ने, उनके बारे में प्राइवेट में क्या बोला होगा। ट्विटर में तो लिखा है ना उनके फैमिली लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी के एजेंट हैं ये लोग। तो ये बात क्यों नहीं बताते आप लोग कि एजेंट है कांग्रेस पार्टी के। आपने आपने आधी बात कैसे बोल दी कि हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। अबे हार्वर्ड में क्या एजेंट नहीं है पार्टियों के? बिल्कुल है, फिर आईएसआई तो के एजेंट्स हैं। एजेंट बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, तू उसको बता के मुझे नेताजी बता रहा है। वो कहते वो नहीं मानता, उसको मार गोली। तेरे पूरे खानदान ने जो खोसला कमीशन बना था 1970-74 में, जिसकी तारीफ कर रहा है अपनी किताबों में, तेरे तेरे नेताजी के परिवार के वकील ने क्या स्टेटमेंट दिया सामने कि वो अभी जीवित है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ स्टेटमेंट चेंज करते रहते हो, और आप बैठ के फेसबुक ट्विटर में आ गए, आपको पता है नहीं, आपने 1% की रिसर्च नहीं करी है, आप किसी की एक स्टेटमेंट के बेस पे आप दूसरे आदमी को गाली दे रहे हो। मुझे नहीं मालूम चीज़ों के बारे में। तो ये इस तरह की, तो यहाँ पे ना ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, यार वो उसने कहा, उसने कहा, तो दिखाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हमने सब में किया है। नेताजी का परिवार की पूरी एक कहानी है, पूरा चैप्टर है, और ज़बरदस्त कहानी है। उसके सामने एकता कपूर की सीरीज़ फेल हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग इशूज़ हैं। तो उसमें ये भी इशू है कि फैमिली वालों को पता था, छुपाया है, एक अलग कहानी। तो लेकिन वो लोग हवाबाजी शोशेबाजी में और ये आपस में कि साहब हार्वर्ड आई, ये है प्लांट हम करना। हार्वर्ड छोड़, उसके फादर कांग्रेस पार्टी में थे। मुखर्जी के कमीशन के सामने क्यों नहीं आया, भाग गया छोड़ कर वहाँ पे। तो यहाँ के टीवी में जब बाइट दे रहा है, व्हाई डिड यू नॉट गो बिफोर मुखर्जी कमीशन? Why didn't you have the guts to go and say all of बिकॉज हिज this? फ्रेंड डिड ना। उसका एक फ्रेंड था बड़ा जाना माना पत्रकार कलकत्ता में, तो उसने भी लंबे लंबी बातें छोड़ दी कि मर गए प्लेन क्रैश में, क्या आ रहा है ये वो। किसी ने उसको सम्मान किया, कमीशन में लेकर आओ उसको। कमीशन में लाया, उसकी वहाँ जो उन्होंने उसकी बेइज्जती हुई है उसकी, वो जिंदगी भर किसी कमीशन में नहीं जाएगा। कि भैया ये टीवी में बाइट में जुमले देने से काम नहीं चलता, कोर्ट कमीशन के सामने आपको गवाह देना पड़ता है। उसने बोला, सर मेरा नाम जी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नेताजी की फैमिली के साथ में उसमें ये हूँ, और मैं इंग्लैंड गया था, मैं अमेरिका गया था, और मैं प्रणब मुखर्जी से मिला था। ये सारी कहानी जो नेताजी की गलत है। उसने कहा जी डॉक्यूमेंट दिखा, कौन सा है तेरे पास में, कौन सी रिपोर्ट है तेरे पास में? कहता है मेरे पास में नहीं, मुझे उसने कहा था। मुझे ये जो बातें बोलना कि मैं इंग्लैंड गया था, अमेरिका गया था, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़े जगह तो हूँ, और मेरे को किसी ने बोला था। मुझे ये इस चीज़ों से आप मीडिया वालों को इम्प्रेस कर सकते हो कि बड़ा आदमी है, साहब आदमी है, बड़े लोगों में उठना बैठना है, उनको जानता है, मोदी जी को जानता है, करते हैं। आई एम सॉरी, इसका
एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीनिंग नहीं है। या आप पब्लिक को इम्प्रेस कर सकते हो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, वो मान लेगा बात आपकी, बड़ा साहब आदमी है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट हाउ एविडेंस इज नॉट डिराइव्ड लाइक दिस। उस आदमी की बेइज्जती कर दी बाद में कि तू ऐसे घटिया चीज़ें लेकर तूने इतनी लंबी लंबी तू फेंक रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो दैट इज हाउ, तो आपको एविडेंस के हिसाब से जो जो थ्योरी कोई सुन सपने में राजी नहीं होगा मानने को, वो सच है कि ही वाज सिटिंग है एंड दिस इज ऑल द स्टोरी। दिस इज अ वेरी बेयर बेसिक ऑफ इट। दैट इज अ नेताजी मिस्ट्री फॉर यू एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट थिंग। दैट मीन्स ही डाइड इन इंडिया 1985. in 1985 at the age of 88. It's not something which happened in the days of Pandit ji or the days of before. So what is the present government doing about it? The present government is का जो स्टैंड ये है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, एक शॉर्डिंगर्स कैट का नाम सुना है आपने? You never heard Enlighten me. You don't know Schrödinger's cat? No. This is a thought experiment. शॉर्डिंगर्स कैट कहते हैं उसको। शॉर्डिंगर कैट का थॉट एक्सपेरिमेंट में ये होता है, पता नहीं साइकोलॉजी में या मेटाफिजिक्स में, तो कोई है कोई क्या कोई साइंस एक्सपेरिमेंट थी क्या? थॉट एक्सपेरिमेंट है कि एक बिल्ली को उन्होंने, आप उसको गूगल करो आपको बहुत मिल जाएगा, उसके बहुत मशहूर शॉर्डिंगर्स कैट। ओके. वो थॉट एक्सपेरिमेंट था। आई थिंक मेटा, मुझे पता नहीं वो किस में है, वो साइंटिफिक उसमें, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का थी, मुझे क्या पता क्या चीज़ होती है, बट ये कोई है कोई साइंस में कुछ चीज़ है। उसमें ये होता है कि एक बिल्ली को उन्होंने किसी में डब्बे में बंद कर दिया और कुछ जहर रखा अंदर करके। तो अब बिल्ली ने जहर खाया नहीं खाया, वो जिंदा है मर गई, ये आपको नहीं पता जब तक आप डब्बा नहीं खोलोगे आप। तो इसका मतलब जब तक आप डब्बा नहीं खोलते हो, Pandora's box. जो भी है, हाँ. वो बिल्ली जिंदा भी है मरी भी हुई है। तो वो दोनों स्टेट में कंटिन्यू करे कोई है, मतलब वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, उससे वो साइंटिफिक फॉर्मूला को समझाते हैं किसी को। तो इट्स वेरी फेमस, मतलब उसके सारे में आपको 1500 आपको मिल जाएगा, आपको सिंपल गूगल करोगे शॉर्डिंगर्स कैट। तो भारत सरकार का स्टैंड भी ऐसा ही है कुछ हम करके, कि मरा भी है जिंदा भी है, ऐसे ऐसे करके। तो इनका स्टैंड ये था कि 2017 में किसी ने RTA फाइल कर दी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया मर गए प्रियंका में। तो बवाल मचा हम लोगों ने, कई लोगों ने। तो उस टाइम पे, उस ज़माने में पहले उस ज़माने के जो क्या नाम है अपने, वो जो डिप्टी होम मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, जो अभी अमेरिका से लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें नहीं पता क्या हुआ, नेताजी कहाँ मरे। ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला। उसको अब छोड़ दो, बाद में गृह मंत्रालय ने पब्लिकली अनाउंस किया कि ये जो डिसीजन है कि सुभाष चंद्र बोस मर गए प्लेन क्रैश में, ये पिछली गवर्नमेंट ने लिया था। ठीक है, तो ये पिछली गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो मर गए प्लेन क्रैश में। हम जो हैं किसी भी नए इनपुट के लिए रेडी हैं। तो मतलब आप गवर्नमेंट की जो बात कह रहे हो कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड जो है वो बेसिकली वो शॉर्डिंगर्स कैट की तरह है कि तुम बताओ दो हम देख लें। नहीं, मरे भी हैं वो मतलब जिंदा नहीं भी भी हैं। मरे, मतलब कि वो डिपेंड करता है हाउ डू यू वांट टू रीड इट। कि हम रिपोर्ट को मानते हैं, लेकिन रिपोर्ट कांग्रेस दी थी, हम लोग नए इनपुट के लिए रेडी रहेंगे। तो रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। बट व्हाट, हाउ आर दे कमांसिंग टुवर्ड्स दैट? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट। ओके. तो कभी इफ कभी एट ऑल बात, दे आर डूइंग समथिंग दे विल नॉट टेल मी। अच्छा, व्हाई? व्हाई शुड दे टेल मी हु आई एम नॉट इन गवर्नमेंट ना। अगर मान लीजिए कि कोई उनकी प्लान है, मान लीजिए कि मोदी जी को इस केस का पता है, प्राइम मिनिस्टर को, और ये केस जो है ये प्राइम मिनिस्टर के रिमेट। बट बहुत लेट भी हो गया ना, अब तो हो जाना चाहिए था। तीसरा टर्म चल रहा है सरकार का। देखिए ऐसा होता है कि उसमें तीसरा टर्म की, ठीक है फिलहाल वो नहीं कर रहे, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे। ठीक है, वो तीसरा टर्म क्या वो करना होता तो पहले साल में कर चुके होते। लेकिन एक व्यक्ति से मेरी बातचीत चल रही थी, बहुत मतलब कोई था ज्ञानी आदमी, उसने मुझे बोला देखो ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटाने का जो वो प्लान था वो हमारी बीजेपी के रडार पे था 1950 से, 50 के दशक से। पहले हम पावर में नहीं थे तो नहीं कुछ कर सके। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट बनी पहले अटल जी की, ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं की, लेकिन नहीं हो सका। उसके बाद मोदी जी गवर्नमेंट के, मोदी जी गवर्नमेंट को भी कुछ साल लग गए, अमित शाह जी को। तो होता ये है कि आप हथौड़ा तब चलाते जब लोहा गर्म होता है। हथौड़ा आपके पास में था, लेकिन लोहा गर्म आप नहीं करते, लोहा गर्म करती हैं परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस क्या होती हैं। तो कह रहा अभी तो ये केस तो हमारे पास में अभी भी है। तो वो समय काल परिस्थिति को देख करके मेरा मानना ये कि अगर हम लोग इस इशू को लेकर के किसी भी कारणों से समाज में अगर थोड़ी गर्मी पैदा हो जाए, और अगर पानी बीजेपी के यहाँ तक आ जाएगा, अभी तक तो यहाँ पर है तो वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनके पानी यहाँ पर आ गए ये एडमिट कर लेंगे, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज फ्रॉम इट डायरेक्टली। प्रॉब्लम ये है कि अभी उनको कोई फ़ायदा नहीं है इससे कुछ, क्योंकि भारत पे जो देश की हालत है वो सारा यही है कि घूम फिर के कि जिस चीज़ को बोलने से वोट मिलते हैं,
खासकर इतिहास के मुद्दों पे जो पुरानी बातें हैं, जिस चीज़ पे वोट मिलते हैं उसी पे नेता का ध्यान जाता है। वो उसे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। वोट मिलने चाहिए। अब इस केस में वोट नहीं है कोई। इसमें अब जो आप लोग, जैसे हम लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वोट देने के लिए तो वो बैठे हैं दुनिया भर के लोग। एक तो वोट देने का प्रॉब्लम ये आ गया ना कि जिस 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 भी व्यक्ति के पास में इस देश में कोई भी हो, कहीं का भी हो, हल्का सा पैसा आ जाए वो वोट देने नहीं जाता, वो घर बैठा रहता है। वोट देने जाएंगे सारे जो गरीब लोग जाते हैं, उनको आप कुछ तो पैसे पूछे दे दो, 100 रुपये 1000 रुपये की आपकी ये वो, उसमें वोट दे देंगे आपको। तो उनका कोई पॉलिटिकल पार्टीज के दिमाग में ये इशू नहीं के बराबर है, क्योंकि इसका कोई वोट बैंक से कोई लिंक नहीं है इसका कुछ। और जिस चीज़ का वोट, जैसे हमारे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, ठीक है ना, तो किसी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने बात बोली थी और ये बिल्कुल ठीक बोली है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन जो है इसका कोई वोट बैंक नहीं है। तो वाई शुड यू, नॉर्मल की बात नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन है, उसको लेकर के हम बैठ के फेसबुक ट्विटर में कह रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब सबको पता है प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसान भाई पराली जला रहे हैं। आपके मेरे जैसे लोग जो जो ट्विटर में बैठ करके, फेसबुक में बैठ करके या इंस्टाग्राम में बैठ करके बोल रहे हैं कि पोल्यूशन हो गया, जिस दिन इलेक्शन देने का टाइम आएगा तो हम लोग छुट्टी माने शिमला पहुंच जाएंगे। हमारे में से 50% लोग तो वोट ही नहीं देते, आधे 50% जो है मॉल में जाके बैठे हुए होते हैं। फिर जब जो वोट देने जाएंगे वो भी अलग अलग पार्टी की, आधे कांग्रेस में, आधे कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें करके। वो पॉलिटिशियन, आप पागल थोड़ी ना है कि आपके लिए वो पूरी किसान से पंगा ले लेगा। वो सारी गाड़ियाँ रोक देंगे, रेलगाड़ी यहाँ पे वॉयलेंस पे उतराएंगे। यहाँ पे आप रुक के दिखाओ उनको, उनके पास वोट बैंक है, उनके पास में वॉयलेंस करने की उनके पास में कैपेसिटी है। आप हो कौन? आप तो बैठ के सब फेसबुक पे आप कमेंट कर रहे हो। आपका वोट बैंक कहाँ है? दुनिया में, भारत में सबसे बड़ा बैंक ये लोगों के दिमाग में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ये बैंक नहीं है। बैंक का वोट बैंक, सब बैंकों का बैंक ही होता है। आप जब तक किसी चीज़ के पीछे वोट बैंक नहीं बनाओगे, हाँ, समटाइम्स ये होता है कि आप इशू उछालते हैं, कोर्ट उस पर निकाला, तो कोर्ट के पास में डंडा है। तो अदरवाइज जब तक आप किसी मुद्दे के पीछे, अगर आप वोट बैंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नेताजी के बारे में वोट बैंक, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, वोट बैंक पॉसिबल एक ही स्टेट में है, वो है बंगाल। क्योंकि ऑल सडन डन द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हु सपोर्ट नेताजी आर बंगाली कम्युनिटी, चाहे वो टोटल का 10% ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 10% को भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो नेताजी हैज़ नॉट बिकम, फॉर वट एवर रीज़न, कि वहाँ पे लोकल किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं। खैर एक बात जरूर है कि क्योंकि उसको लोगों की सेंसिटिविटी वहाँ पर है, तो ममता दीदी ने ये बात को पब्लिकली बोला कि नेताजी पेनकाश में नहीं मरे, ही वॉज अलाइव। ये उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया, बस वो वहाँ पे रुक गई, आगे जाके नहीं पड़ी वो। तो वो है कि वो इतना बोल देते हैं, जब उनके गले पड़ गई, इवन अधीर रंजन चौधरी ने बोल दिया कि नहीं मरे प्रियंकाश में, तो लेकिन वो आगे कुछ करते नहीं, बिकॉज वहाँ पावर नहीं बन रहा है ऐसा कुछ। वो तो है कि अगर थोड़ा सा पोलिटिसाइज ये मुद्दा हो जाएगा, मुझे एक लोगों ने, किसी ने क्रिटिसाइज करने के लिए, आई थिंक एक बड़े फेमस अमेरिकन हिस्टोरियन है गॉर्डन, उसने भी मुझे गाली दी है। उसने मुझे बोला कि ये आदमी इसको पोलिटिसाइज कर रहा है पूरे मुद्दे को। और किसी ने मुझे प्राइवेटली बोला था कि तुमने ये बैठ के ये मुद्दा पोलिटिसाइज कर दिया। मैंने कहा जी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ये गाली नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल मैंने पोलिटिसाइज किया। मैंने कहा अगर मैं पोलिटिसाइज नहीं करता तो तुम लोग इस पर तुम बात कर रहे हो तो इसके ऊपर किसको इसमें सुभाष बोस में इंटरेस्ट है इस वाले केस में। मैंने जो ये जब हमने ये जो काम किए हैं सारे, उठा के फाइलें बाहर निकाली, ये क्या हो, तुम कम से कम बात तो कर रहे हो। तुम तो इग्नोर कर रहे थे पूरे इशू को। बिल्कुल 100% पोलिटिसाइज होना चाहिए इसके ऊपर। वही तरीका है इस केस को उछालने का। तो दैट इज हाउ। तो है कि गवर्नमेंट को इसमें 3-4 स्टेप लेने चाहिए। पहली बात, मैं आई एम वेरी क्लियर, दे नो इट, ठीक है, वो नहीं बताना चाहते, दे डोंट वांट टू डिस्कस इट, दे डोंट वांट दिस इशू टू कम आउट, बिकॉज उनके असेसमेंट के हिसाब से डिवीजन हो जाएगा ना वोट बैंक का भी। तो नहीं, वोट बैंक नहीं, उसको निकालने के उनको अभी देखिए फायदा नुकसान देखता है। हाँ, उनको इसका फायदा नजर आरओआई नहीं नहीं है, ठीक है, उनको वोट नहीं मिल रहा, बाकी बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन तो उनको पता है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहे हैं, हमको पता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गुमनामी बाबा का मुद्दा पहली बार उठा पार्लियामेंट में 1987 में, ठीक है। तो उस ज़माने की सरकार को पूछा गया कि ये आदमी कौन है, इसके बारे में लोग कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस था। तो अगर आप देश की गृह मंत्री हो, वो भी पी चिदम्बरम जो हार्वर्ड का पढ़ा लिखा है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपके सामने सवाल पूछा गया, और पूछने वाले रत्नाकर पांडे जी हैं, बड़े जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिन्होंने सोनिया गांधी जी को हिंदी सिखाई थी। सवाल पूछा और फिर ऑन रिकॉर्ड है कि आदमी कौन है, इसके बारे में लोग अलग बातें करें, कोई सुभाष चंद्र बोस कह रहा है।
तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड हैव हैड नो हेजिटेशन इन टेलिंग यू ही वाज नॉट नेताजी, बिकॉज वो तो सारे बंगाली कहते हैं कि वो तो बाबा था कोई, वो तो बकवास है, तो वो तो कुछ सुनने को राजी नहीं कहता, पागलबंदी कहानी। वो अभी बात कर रहा हूँ 87 की, नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। कौन गुमनामी बोन ऑल दैट, गुमनाम बाबा, वर्ड भी वो ढंग से यूज़ नहीं किया, गुमनाम बाबा उन्होंने बोला है। तो यू नो व्हाट ही रिस्पॉन्डेड, ही सेड इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड, सूचना एकत्रित की जा रही है, और उसका मतलब होता है कि वो इट विल बी टेबल्ड इन द हाउस, ठीक है। किसी और टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड इज अ जुमला। जब इशू को डॉज करना होता है तो ये जुमला दिया जाता है, ठीक है। एनी हो, उन्होंने कहा, मैं फेस वैल्यू पे ले रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड एंड विल बी टेबल्ड इन द हाउस, ठीक है। इस बात के 10 साल बाद 98 में ये सवाल फिर पूछा गया पार्लियामेंट में कि गुमनामी बाबा कौन था, ये करके। यू नो व्हाट वाज द आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड। ये सिचुएशन, अब इसमें सुभाष बोस हटा दो, इसमें कोई अर्बन नक्सल डाल दो इसके अंदर, ये 2 केस हो गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा बंगाल मेरे पीछे खड़ा हो वो था ना, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे हाँ, कातिल जिंदा। पूरा बंगाल, पूरा पूरा जादवपुर मेरे साथ खड़ा हो जाएगा सड़कों में निकल के कि तुम 10 साल बाद भी तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। वो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे कि इसमें केस में गड़बड़ है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। एक अमेरिकन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट टॉप का आदमी कह रहा है वो सुभाष चंद्र बोस है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है तो वो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं ना, जो लोग सिस्टम में बैठे, या बंगाल में लोग पागल हैं, उनको जो बैठ के अमेरिका में बैठे हुए हैं इतने बड़े, उनके पास दिमाग नहीं है, मुझसे लाख गुना अकलमंद आदमी है। इसका मतलब वो जानबूझ करके उसको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो एक ही तो गवर्नमेंट को पता है, चलो अब वो कह, उन्होंने नहीं माना तो ठीक है, उनसे हमने कहा था आपने 3 स्टेप लेने हैं इसमें, सरकार ने। पहला स्टेप ये है कि आप मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो, जो कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल कारणों से डिसमिस किया। अनलेस बीजेपी वांट्स टू डिफेंड इट, अगर डिफेंड करेगी तो बीजेपी फंसेगी उसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने, हमने वो डेमोन्स्ट्रेट किया है अपनी नई किताब में, वो रिपोर्ट को डिसमिस करने के पीछे पॉलिटिक्स है। ओके, ठीक है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स, मतलब डिसमिस करनी है, कोई रीजन दिए ना डिसमिस करो, इट वाज नॉट सर्विंग देयर इंटरेस्ट एट दैट टाइम, दैट्स ऑल, इट इज नॉनसेंस। उन्होंने पूरी किताब लिखी है उस पर, क्योंकि ये डिसमिसल जो मुखर्जी कमीशन का जो भाई आपके सामने दो स्टेटमेंट है। एक देने वाला जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, दूसरा शिवराज पाटिल जो एक पॉलिटिशियन है। किसकी बात मानोगे आप? जज की बात मानूंगा मैं, क्यों मानूंगा? बट यू आर अग्रीइंग विद द पाटिल साइड, वही तो, वो पॉलिटिकल है। तो पहली बात कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिनाउंड जज ने बड़ी सेंसिबली बात बोली है, उसको आपने पॉलिटिकल कारणों से डिसमिस किया, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 2, रूस की सरकार से आप बात कीजिए हाईएस्ट लेवल पे अबाउट सुभाष बोस केस, उनको अपने कागज़ दिखाइए, ठीक है। और जो आपकी उनसे बातचीत होती है उसका पूरा चिट्ठा पत्र को एज इट इज़ पब्लिक डोमेन में लेके आइए। अपने जो आपके इंटेलिजेंस के और दूसरे रिकॉर्ड जो आपने नहीं पब्लिक किए हैं वो सारे हमें पब्लिक चाहिए। उसका भी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे पब्लिक करना है। सिर्फ तुम्हारे कहने पे हम नहीं चलेंगे कि हमने कर दिए, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, मुझे तरीके से करना आप मुझे, ताकि हम उस बंदे की गर्दन दबोच देंगे अगर जिसने झूठ बोला है बाद में। कि अगर आप RNW के चीफ हैं तो आप मुझे राइटिंग में देंगे गवर्नमेंट पब्लिक को कि मेरे पास या मेरी नॉलेज में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैंने पब्लिक कर दी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद अगर हमारे हाथ में कुछ और लगा फिर हम तुम्हें बताएंगे कि उसका मतलब क्या है। तो ऐसे नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट दे दे कि हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है IB के पास। नो, वी वांट यू टू give in a particular way so that we hold you accountable for it in future. Also, what were you doing for these last 10-20 years? वो अलग कहानी है ना, मैं वो बात में बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ कि आपको उसमें अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। तुम्हारे जॉइंट सेक्रेटरी के एफिडेविट को मैं नहीं मानता, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी के एफिडेविट में आप झूठ बोलोगे। एग्जैक्टली, ठीक है, पॉलिटिसाइज हो सकता है। हाँ, आप मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट चाहिए ऑथेंटिक, ताकि हम उसको रिटायरमेंट के बाद में उसको हम घेर सकें कि तेने झूठ कैसे बोल दिया। ट्रीजन है, आप झूठ कैसे बोल के दो। सो फिर भी हम देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे निकलते नहीं। तो रिकॉर्ड निकालिए, वो पूरा प्रोसेस हो पे कि बाद में कभी डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड निकलने चाहिए। तीसरा ये कि गुमनामी बाबा वाले प्रकरण में हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 1985 में जब उनकी एक साधु महात्मा रहे थे, उनकी डेथ बोली गई, ठीक है। उनकी डेथ के बाद सडनली पहले तो किसी को पता था नहीं कौन है क्या, उनके जो लोकल शिष्य थे उन्होंने बोलना शुरू कर दी कि तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने बोला था, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन आज वो चले गए तो हम लोग को बता रहे हैं। तो ये मुद्दा लोकल मीडिया में उछल गया। लोकल मीडिया ने उनका नाम दिया गुमनामी बाबा का, ठीक है। वो आदमी इस नाम से नहीं जाना जाता था, उनको लोग भगवान जी बोला करते थे, ठीक है। उनके अलग अलग नाम थे, भगवान जी,
या वो अपने आप को बोलते थे डेड मैन, योर डेड मैन, तुम्हारा अमृत व्यक्ति, डेड घोस्ट, सन ऑफ इंडिया, सुभाष, वो वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन देखिए वो डेड मैन और ये 2 वर्ड थे। भगवान जी, जो लोग उनसे मिलते भगवान जी बोलते थे उनको। श्री स्वामी भगवान जी, शारदानंद जी महाराज, व्हाटएवर, दशनामी सन्यासी, बट 2 नेम थे, डेड मैन और एक अपना यो भगवान जी। तो उनके एकदम से पुलिस ने सारा सामान सील कर लिया उनका, क्योंकि लोगों ने बवाल मचाया था। उसके बाद नेताजी के परिवार के लोग आए, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने कहा सारा सामान सील करके इसकी इन्वेंटरी बना दो। तो कोर्ट के ऑर्डर पे सामान सील हो गया और उन 2013 में कोर्ट ने फिर केस को एक जजमेंट दिया कि ये इस पे एक प्रॉपर ऑथेंटिक इंक्वायरी होनी चाहिए कि आदमी कौन है, क्योंकि ये केस सॉलिड दिखाई दे रहा है, ठीक है? और कोर्ट ने जजमेंट दिया और ये सामान जो है किसी म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया जाए। तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने यूपी में उस सामान को निकाल करके एक राम कथा संग्रहालय जो अयोध्या नगरी में है, वहाँ पे उसके नीचे की फ्लोर पे वो जो 1992 में जो ढांचा गिरा था, तो नीचे से पुराने मंदिर के अवशेष निकले थे, तो वो डिस्प्ले पे थे। उसके फर्स्ट ऊपर के फ्लोर में वो गुमनामी बाबा की पूरी गैलरी बना करके रेडी कर दी थी, जिसमें सेलेक्टेड सामान उनका दिखा के रखा था। उसके एकदम बाद वो हट गए और ये योगी महाराज की गवर्नमेंट आ गई और योगी महाराज ने कहा था कि मुख्यमंत्री जाकर के उसको अनवेल करेंगे, तब वो म्यूज़ियम खुल जाएगा पब्लिक के लिए। लेकिन वो दिन आज के दिन है, योगी महाराज कभी वहाँ अगर गए भी तो नीचे से ऊपर नहीं जाते वो। तो वो म्यूज़ियम जो था वो बंद पड़ा रहा। मतलब कोर्ट ने आदेश दिया म्यूज़ियम बनाओ, अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने म्यूज़ियम बनवा दिया। ये जो गांधी भक्त इतने चालू निकले कि इन्होंने म्यूज़ियम को खुलने नहीं दिया। बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर का खुल्लम खुल्ला वायलेशन है, बट देयर इज नथिंग आई कैन डू, आई एम ए स्मॉल पर्सन, आई कांट गो एंड फाइल अ वेरी सीजन लॉयर एंड गो टू इलाहाबाद हाई कोर्ट कि आपके ऑर्डर की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ गवर्नमेंट ने उड़ा दी है, लोकल गवर्नमेंट ने, कि वो सामान इन्होंने देखने दिया नहीं। वो क्यों नहीं देखने दिया? क्योंकि ये लोग बड़े उस्ताद हैं, इनको पता है कि अगर कॉमन पब्लिक उस म्यूज़ियम में घुस गई, जब आप अपनी आंखों से वो सामान देखोगे, उनका उस आदमी का सामान पड़ा है, आपको 1 सेकंड में मालूम चल जाएगा कि बाबा नहीं है। ठीक है? ये ऐसे नहीं बाइनोकुलर्स और ऐसी किताबें अंग्रेजी में और ये करके ही वो उसमें, और उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो किसी भी आदमी को हिट करेगा और मुझे पता है उसका क्या असर होने वाला है। वो उसको देख के बवाल मचेगा वहाँ पे पूरे मीडिया में। जब आरएसएस के प्रमुख की चिट्ठी निकलेगी ना कि गुरु गलवालकर, जिनके चेलों में मोदी जी भी आते हैं, वो उनको चिट्ठी लिख के बोल रहे हैं कि सेवा में शताश प्रणाम। तो ऐसी कौन-सी महारात्मा पैदा होगी जिनको आरएसएस के वाले भी उनके पैर पड़ रहे हैं जाकर के। तो वो कंट्रोवर्सी होगी, तो वो इनके लिए घातक होगी। वो इश्यू को उछालेगी। इनको इश्यू को निकालना नहीं है। तो इसको उन्होंने म्यूज़ियम को बंद रखा। तो एक तो वो म्यूज़ियम को खुले सरकार, एंड देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो डिस्कशन होगी तो हमें पब्लिक आई में जो तो आएगा। कम से कम ये स्टेप तो गवर्नमेंट ले, ये मेरी डिमांड है कि ये इन चीज़ों पे करे। तो अनरीज़नेबल नहीं है। रशिया से बात करके कागज़ दिखा दो। दुनिया जहान भर की चीज़ें आप करते रहते हो, बातचीत करते रहते हो। देखिए हमारे देश में मेरा एक मानना है कि हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए कि हमारा देश चलता है, हमारा जो आज़ाद भारत है, उसके 2 खंभे हैं जिन पे वो खड़ा हुआ है। जो हमारी, अगर आप नेशनल अगर थिंकिंग देखें, तो वो हमने बार-बार इस बात को हमने यूनाइटेड नेशन में बोला है और बार-बार इस चीज़ को रिपीट किया गया कि वो जिन 2 पिलर्स पे आज़ाद भारत खड़ा है, उसमें से पहला था अहिंसा, दूसरा सच, सच बोलना चाहिए। और ये बातें आपको याद है स्कूलों में हमको पढ़ाई गई थी कि हम तो अहिंसा, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम ना किसी से लड़ाई चाहते और हमारा बेसिकली भारत के लोग चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे। दुनिया में सारी दुनिया के लोग जो है ना वो लड़ाई की बातें करते हैं, लेकिन हमारे इकलौते लोग हैं, खासकर हमारे नेता जो हैं, वो शांति की बात करते हैं। पता नहीं क्यों हमारे को नोबेल प्राइज़ नहीं दिए जाते। न, हमारे को तो कम से कम 50 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए थे हमारे पॉलिटिशियंस को। पंडित जी को भी नोबेल प्राइज़ उन्होंने नहीं दिया लोगों ने, उनके कम से कम 10-12 बार नॉमिनेशन गया होगा। तो ये गांधी जी को भी दिया। तो ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ में कि हमारे जो सबसे बड़ी दुनिया में शांति प्रिय लोग हैं, उनको नोबेल प्राइज़ नहीं देते ये लोग। 1-2 को मिला, लेकिन वो मतलब इसके लिए नहीं मिला, पॉलिटिक्स वाले में नहीं है तो। और सच सच बोलना चाहिए। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह, ये जो जो सीक्रेसी की बातें कर रहे हैं, ये तो अंग्रेजों के दिए चीज़ें, ये तो हमारे तो कल्चर में नहीं है। हम तो झूठ किसी को बोलते नहीं है। हमारे तो पार्लियामेंट की, हमारे तो कैबिनेट की मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए इन लोगों को, दिखाने के लिए। बिल्कुल ऐसा हमें क्या, हमने कुछ गलत करना नहीं, तो हमें छिपाने की ज़रूरत क्या है ना? तो ये जो बार बार बोलना कि भी फाइलें निकालो तो सीक्रेट है, ये होगा नेताजी का, ये होगा, क्या सीक्रेट है? आप तो सच के, आप तो सत्य में जयते के लोग, आप तो दुनिया को पूरे सत्य और शांति की चलने की राह का आप लोग देते हैं। तो आप खुद करो पहले, उसके बाद में क्यों आप ऑफिशियल अंग्रेजों का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं दिखा रहे हो? सब कुछ खोल के दिखाओ। सुभाष बोस के बारे में पूछो, रशियन गवर्नमेंट से बात करो।
क्या प्रॉब्लम है? पर पहले अपना भी तो ढंग से पूछने का तरीका होता है ना, कि जिस तरीके से आपने पूछा उसको देख के हमें हमें शर्म आती है। बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग। अपना माल तो दिखाओ। तुम्हारे पास भी तो मटेरियल है। दैट इज़ हाउ। तो है कि ये इस तरह का माल केस चलेगा कि आप हमारे अपने देश में ये जो पूरी नेताजी की कहानी है, ये हमारे देश के अंदर है। तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। वो स्टेप तभी गवर्नमेंट लेगी जब उनके सामने उनको इंटेंट पॉलिटिकल फ़ायदा दिखाई देगा किसी पार्टी को पावर में, क्योंकि इसको निकालने के प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन है कि उसको अगर जहाँ वोट मिल जाए, वो नेता सारे दुनिया में वो दुनिया से लड़ने को तैयार है। वोट मिलना चाहिए बस उस पे। उनको मोटिवेटिंग फैक्टर वोट है। या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक स्टेट गवर्नमेंट या कोई कम्युनिटी लोगों की कोई कास्ट वो डंडा लेके पीछे पड़ जाए किसी, क्योंकि उनके पास में ताकत होती है ना, पूरी मॉब का पूरा ताकत होता है। कि अगर ये केस नेताजी का ना हो कि किसी और फ्रीडम फाइटर का होता, आइकन का, जिसके पीछे कोई पूरा स्टेट बैठा हुआ है, फिर देखना क्या धमाल मचता। हमारे पीछे कोई है नहीं तो क्या करें? नेताजी सभी के हैं लेकिन किसी के भी नहीं है। सपोर्टर आपको सुभाष बोस के आपको हर जगह मिल जाएंगे, ट्रू। लेकिन कोई एक जगह कोई कंसंट्रेशन। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, जैसे गांधी को लेकर आपने बताया कि लोग पागल हो जाते हैं अगर उनके बारे में गांधी कुछ तो बोलते कलकत्ता में बंगाल में लोग पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे जब कोई अमित शाह जी ने उनको चतुर्भुनिया कहा था तो बंगाली नाराज हो गए थे सारे के सारे। तो ये तो वो तो है। दैट इज हाउ। तो ये दिस इज वेयर इट स्टक। इमेजिनरी क्वेश्चन है मेरा, जस्ट टू एंड दिस, इफ सुभाष चंद्र बोस वाज अलाइव टुडे, व्हाट वुड ही टेक बियॉन्ड करंट पॉलिटिक्स? व्हाट वुड ही बी? कि क्या मैसेज होता है फॉर पॉलिटिशियंस? ये मैसेज की बात देखो, हर एक समय काल परिस्थिति चेंज हो जाती है तो उसमें, लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि दैट वुड हैव भगवान जी नहीं, नो, भगवान जी वाज देयर, नो, ही वाज देयर until 85. तो ही इन अ वे ही saw, he was very disgusted with he thought had a very poor opinion of the politicians and politics of this country. तो obviously he was fed up with them, okay. बट जो उनका वर्ल्ड व्यू था उसमें उन्होंने ये बोला कि जो जो बातें मैंने कही और करी वो उस समय और उस टाइम के हिसाब से ठीक थी। तो आज के हिसाब से वो जो बोल रहे थे करके, तो वो जब आप उनको यहाँ लेकर आते हैं तो उनका जो, जैसे हम सुभाष बोस को हम किताबों में पढ़ते हैं तो हम उनको लेफ़्ट की साइड में रखते हैं आज के हिसाब से, क्योंकि उसका मीनिंग ये नहीं था, लेकिन जो भी है, क्योंकि वो बंगाली हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कम्युनिज्म का हिस्सा थी करके। तो नेताजी समहाउ पोजीशन राइटली रॉन्गली एज अ लेफ्ट काइंड ऑफ अ थिंग, बट एज गुमनामी बाबा ही वॉज कम्प्लीटली ऑन द राइट। सो ही वुड हैव बीन कम्प्लीटली, अब जब संघ के प्रमुख से उनके कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट तो है नहीं, तो उनका जो थिंकिंग थी या वो थी वो कम्प्लीटली राइट साइड में चली। It is how it is, and he was a very extreme in terms of the thinking and all that. So this is all I can tell you. like in the end years of his life he And this is not the end. He was like this right from that, because हमारे पास में 1960s जब लीला राय उनसे मिली थी, ये लोग मिले, उसके बाद से काफ़ी उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है हमारे को। तो उस टाइम से उनका ये स्टैंड था कि ये मतलब वो इस साइड पे आ गए। right तो हाँ, तो उन्होंने बीच में बोला भी कि रशिया के बारे में मेरे कुछ थिंग, मतलब जो मैंने पहले कहा था वो उस टाइम के हिसाब से ठीक था। उसको वो बोला कि जो कपड़े सर्दियाँ पहनता हूँ गर्मी में तो कपड़े पहनूंगा नहीं मैं। हम्म और उन्होंने मजाक भी किया कि मेरे लिए अच्छा कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि मुझे लोग बोलेंगे आज आप ऐसी बातें बोल रहे हो, पहले तो आप कुछ और बोलते थे। हम्म ये पहले का टाइम कुछ और था, उस समय काल परिस्थिति और थी। उन्होंने बोला कि मुझे रशिया के बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, जैसे जब मैं रशिया में रह कर के आके देखा मैंने वहाँ पे क्या था। how it works And now my stand is not in, so he used to hate communist actually, but very clearly. okay हाँ, he has a working relationship with those people, but he hates the system. the idea of He said communism godless creed वो destroy हो जाए, godless creed को बिल्कुल, because he's a very devout religious man actually. So that is how it is. So it's a long story, but this is a topic to discuss when it is proven that he was Subhash Bose. अभी तो लोग प्लेन कैसे बाहर निकल नहीं पा रहे। जिसमें एक्सेप्ट हो जाएगा सोसाइटी में कि वो नेताजी थे, तो उनके मुंह से बोले एक एक वर्ड की वैल्यू होगी ना, तो उसमें तो बहुत धमाल निकलने वाले हैं कि उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने क्या थे, क्या कर रहे थे, उनके अलग अलग चीज़ों पे स्टैंड है। 71 की वॉर पे स्टैंड है, 65 की वॉर पे स्टैंड है कि मैंने क्या किया उस वॉर के अंदर। ऐसी बहुत चीज़ें उसके अंदर, तो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी भी मोटा ये कि अभी एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी जो है ये आ रही है गुमनामी बाबा पे। गुमनामी बाबा है बहुत रीसेंट एक्टिविटी है, रीसेंट मतलब इवेंट है टाइमलाइन में सबसे रीसेंट हाँ, है और काफ़ी लोग जो हैं उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस पे कुछ एक्शन होना चाहिए और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयर कराऊँ। मेरी किताबें हैं, किताब लोग बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अगर 10 लोग खरीदते हैं तो खरीदने वाले भी खरीदने के बाद भी नहीं पढ़ना चाहते।
और एक प्रॉब्लम आजकल बहुत हो गई है, खासकर ये बुजुर्गों में देखा गया, प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो पढ़ते मोबाइल फ़ोन लेके बैठे रहते हैं। तो ऐसे से ही किताब लेंगे, फिर वो ऐसे मोबाइल फ़ोन देखना शुरू कर देंगे। तो ये जो मोबाइल फ़ोन और किताब है ना, उसे कभी समझ में नहीं आएगा, ये तो क्योंकि वो बच्चों की भी हरकतें हो गई हैं, ये हमारी क्योंकि भी। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये तो कोई चेतन भगत की लव स्टोरी तो है नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है बड़ी। तो अगर आपने बीच में मोबाइल फ़ोन देख के यूँ करना और किताब पढ़नी है, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसको फोकस साइड चाहिए। में रखो, आप रात को 10 मिनट बैठ के हमारी किताबें हैं, चंद्रचूड़ मेरी एक है द बोस्ट रिसेप्शन, जिसमें हमने ये प्लेन क्रैश और रशियन एंगल को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से निकाल के पूरा आपको डेमोंस्ट्रेट किया है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लव स्टोरी नहीं है, तो समझने में टाइम लगेगा इसको। पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा, निकाल-निकाल के गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल के रिकॉर्ड से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिए। बिल्कुल कि कैसे कहानी झूठी है प्लेन क्रैश वगैरह सबकी। दूसरी किताब है हमारी कनंड्रम। कनंड्रम आई पहले थी, लेकिन ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये 850 पन्नों में हमने गुमनामी बाबा की पूरी स्टोरी डाली है। ठीक है? तो उसमें धमाल है। और एक चीज़ तो, लेकिन चक्कर ये कि लोग किताबें नहीं पढ़ते। ठीक है? वो मैं कुछ भी कर लूँ, किताब-विताब लोगों ने नहीं पढ़नी है। तो एक और तरीका ये है कि आप पॉडकास्ट इसको देख रहे हैं, पॉडकास्ट को आप बच्चे ज़रा खासकर इसको सर्कुलेट करो, ताकि लोग पॉडकास्ट देखें, थोड़ी नॉलेज तो कम से कम मोटा-मोटा। हर एक आदमी को डिटेल में जाने का शौक भी नहीं है, लेकिन एक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। फैक्ट्स पता लग बेसिक जाए फैक्ट तो ठीक है, तो अबाउट आप एवरी थ्योरी, हाँ, दैट यू शुड एवरी नो, दैट्स प्लॉजिबल ऑल। हाँ, थ्योरी। कोई आप ये पॉडकास्ट इज़ अ वेरी गुड मीडियम। तो उसमें आप जो देख रहे हैं वो उनसे है कि वो शेयर करो, ताकि और पॉडकास्ट हों, और ऑब्वियसली कि अगर इस पॉडकास्ट में हिट्स ज़्यादा आएँगे तो दूसरे लोग भी बुलाएँगे। तो मुझे वो सर्कुलेट करना है कि ये मीडिया मेरे हाथ में आ गया, जो पहले मुझे अवेलेबल नहीं था। और तीसरा एक चीज़ जो मैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छा तरीका है समझने का, कि लोग मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं। जिसमें मैं अभी तो मैं सिर्फ मुँह से बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं आपको वीडियो, ऑडियो पीछे दिखा करके, पावर पॉइंट स्क्रीन में लगा के वो करता हूँ। और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने सारे देश-विदेश में बहुत जगह किया, आईआईटीज़ वगैरह में करते हैं। आईआईएम बैंगलोर में भी किया, तो ये लोगों को बड़ा मज़ा आता है। स्टूडेंट्स को, सीज़न शुरू हो गया, गर्मी में तो बाहर निकलने में मज़ा नहीं आता, ठंड का मौसम है तो मौसम अच्छा है, तो अभी लोग बुलाएँ लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटीज़ में। सब सारे आईआईटीज़, इतने आईआईटी कर लिए मैंने, तो अब कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें, और मुझे कम से कम एक्स में और फेसबुक में मेरे बहुत कम फॉलोवर हैं। तो एक्स में मुश्किल से मेरे 1 लाख के आस-पास फॉलोवर हैं। तो मेरे वहाँ कम से कम फॉलोवर बनो, वहाँ पे ट्वीट एक्स रिपीट करो, सपोर्ट करो मुझे वहाँ पे करके। सो दैट इज़ हाउ आई वांट फ्रॉम पीपल टू सपोर्ट एंड टू द केस। एक बार मामला गर्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है, अगर हम लोग मोदी जी के और अमित शाह जी के अगर पैर पकड़ लें, तो ये कर देंगे। कर पर देंगे। पैर पकड़ने पड़ेंगे। पैर पकड़ने का मतलब ये है कि पीछे पड़ना पड़ेगा। पीछे पड़ना पड़ेगा। पीछे पड़ने का मतलब ये कि माहौल में थोड़ी गर्मी दिखानी पड़ेगी, कि लोग इंटरेस्टेड है। कि वी वांट दिस, हाँ, वी कि वांट टू नो। पीपल वांट यू टू डू दिस थिंग, कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन तो कौन करेगा? तो करेगा? हमारे पास ये 70-80 साल में सबसे अच्छा मौका है कि हमको देश में ऐसी सरकार मिली है, ऐसे लोग मिले हैं जिनका छुपाने का कोई मोटिव नहीं है, और उनके क्रेडेंशियल बड़े साफ हैं। मोदी जी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे काम किए नेताजी के लिए, नेताजी की लेगेसी के लिए। 2 ही प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। एक तो हमारे मोदी जी, और एक मोरारजी भाई देसाई। तो अगर मोदी जी नहीं कर सके तो कौन करेगा? तो हमें वो उम्मीद, एक्सपेक्टेशन है, और मैं चाह रहा हूँ कि जब आप लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो देखने वाले सपोर्ट करेंगे बाय टेकिंग, तो उससे वो थोड़ा सपोर्ट उम्मीद करता हूँ कि वो, नहीं तो अदरवाइज़ फिर कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई फॉरेन कंट्री में रिकॉर्ड निकल रहा है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे कुछ। Then या it will be हमारे too late. टू लेट, या फिर मरने के बाद वो मुंशी प्रेमचंद वाली कहानी है कि मरने के बाद में हीरो बना दी कि साहब अनुज दत्ता बड़ी अच्छी बातें बोलता, तो वो साबित हो गया वो थे, लेकिन हु इज़ देयर टू लिव दैट मोमेंट? तो दैट इज़ हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।